बिग डेटा के जो भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं पीवाईक्यू के एनालिसिस के बाद मैंने उसी के रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है। ये वीडियो आपको सारी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर देगी अच्छे तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट 1 के अंदर द बिग डेटा शिफ्ट पूछा जाता है कि ट्रेडिशनल सिस्टम्स फेल क्यों करते हैं और बिग डेटा की तरफ हम लोग मूव क्यों किए। सबसे पहले जो डेटा होता है आजकल वो बहुत ज़्यादा है और बहुत स्पीड से आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अलग अलग फॉर्मेट्स में आता है, इमेज, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट। तो इसके केस में क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स होते हैं जो कि स्टोरेज वगैरह के लिए यूज होते हैं वो फेल करने लगते हैं। क्यों फेल करने लगते हैं? क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा है, उनके पास वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, साथ के साथ वो बहुत स्पीड से आते हैं, जो मैंने एक्सप्लेन किया, अलग अलग फॉर्मेट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स होते हैं ना, उनकी जो डेटा प्रोसेस करने की स्पीड होती है वो स्लो होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द बिग डेटा इंजन्स। यूनिट 1 की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग समझ रहे हैं, तो ये भी समझ लेते हैं। जैसे कि पिछले पेज में मैंने एक्सप्लेन किया, तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? बिग डेटा यूज करते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज करते हैं। ये लिख सकते हैं आप सॉल्यूशंस के अंदर, जो कि बिग डेटा कंटेन करता है। ठीक है, तो बिग डेटा क्या होता है? एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स डेटा है जो कि ट्रेडिशनली सिस्टम्स की जगह पे इफिशियंटली प्रोसेस नहीं कर पाते। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं वो उस डेटा को इफ़िशिएंटली प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, उसे हम लोग बिग डेटा बोलते हैं। या कि ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो मॉडर्न सिस्टम्स हैं वो पैरेलल प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का यूज करके इन डेटा को प्रोसेस कर पाते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ बिग डेटा, जो कि हम इस पेज में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर क्या होता है कि डेटा जो कि रोज और कॉलम के अंदर स्टोर्ड होता है। स्कीमा का मतलब एम्प्टी टेबल नहीं होता है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है ये। ठीक है, जैसे कि एसक्यूएल डेटाबेस हो गए, या फिर एक्सेल की सीट्स हो गई, या फिर रिकॉर्ड्स हो गए बैंक के। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, फिक्स्ड स्कीमा होता है और इजीली इनको हम लोग सर्च कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। जबकि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो होती हैं उनके अंदर कोई भी फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है, जैसे कि वीडियो, ऑडियो, इमेज, सोशल मीडिया की पोस्ट। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होते हैं? ये पार्सली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जैसे कि एक्सएमएल, एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज, जेसॉन, या कि ईमेल्स। ठीक है, मेटा डेटा टैग्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, लेकिन जो इसके अंदर फॉर्मेट होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, मतलब हम लोग अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता है बिग डेटा आर्किटेक्चर पाइपलाइन। बेसिकली बिग डेटा का आर्किटेक्चर ओवरऑल क्या होता है? जो डेटा है जो कि कंटिन्यूसली फ्लो कर रही है, जिसको ट्रेडिशनल सिस्टम्स अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, उसका जो ओवरऑल फ्लो है वो कैसे होता है? सबसे पहले आता है सोर्सेज। सोर्सेज के बाद इंजेक्शन, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इंजेक्शन क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर में। स्टोरेज, उसके बाद आता है बैच प्रोसेसिंग या कि स्ट्रीम प्रोसेसिंग, और फिर आता है एनालिटिकल स्टोर, और फिर बेसिकली लास्ट जो है वो है एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग। सबसे पहले क्या है? सोर्सेज, जहाँ से डेटा आते हैं, जैसे कि आईओटी डिवाइसेस या फिर ऐप्स, डेटाबेसेस, सोशल मीडिया, जहाँ से एक्चुअली डेटा आते हैं। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है कि डेटा को कलेक्ट करके सिस्टम के अंदर लेकर के आना, जिसके लिए हम लोग काफका या फिर फ्लून जैसी टेक्नोलॉजीज को या फिर टूल्स को यूज करते हैं। स्टोरेज के अंदर क्या होते हैं? जैसे ह्यूज डेटा जो होते हैं उनको स्टोर करते हैं हम लोग, उसके लिए हमने अलग अलग टेक्निक्स समझी, जिसके अंदर सबसे पहले आता है हडूप। हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, एचडीएफएस, और दूसरा होता है क्लाउड स्टोरेज का हम लोग यूज करते हैं। फिर प्रोसेसिंग के 2 टाइप्स होते हैं। बैच प्रोसेसिंग यानी कि स्टोर्ड डेटा को हम लोग प्रोसेस करते हैं, जिसके अंदर हडूप और स्पार्क का यूज करते हैं। स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होते हैं? इसके अंदर हम लोग रियल टाइम डेटा को प्रोसेस करते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? स्पार्क स्ट्रीमिंग। फिर आता है एनालिटिकल स्टोर, जिसके अंदर बेसिकली क्या करते हैं हम लोग? इसको यूज करते हैं क्यूरिंग के लिए और वेयर हाउसिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, फिर आता है एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग। इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग फाइनल इंसाइट निकालते हैं, जिसके अंदर टूल्स जैसे कि पावर बीआई या फिर विजुअलाइजेशन के कुछ स्टैंडर्ड टूल्स हम लोग इसके अंदर यूज करते हैं। अब हम लोग 5 V's ऑफ डेटा के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है वॉल्यूम, फिर आता है वेलोसिटी, फिर आता है वेराइटी और वेरासिटी, इसे याद कर सकते हो, और फिर आता है वैल्यू। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि डेटा की क्वांटिटी जो होती है उसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर समझने वाली बात है, जिसके एग्जाम्पल जो दिए गए हैं इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले वॉल्यूम। इसके अंदर फेसबुक टीबीज जो होता है, मतलब कहने का मतलब है कि फेसबुक टीबीज या फिर बहुत डेटा जो होता है वो बहुत ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ डेटा ही जनरेट करता है। फिर आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि डेटा जनरेशन की स्पीड क्या है? जैसे लाइव स्ट्रीमिंग जो होते हैं उनके अंदर जो डेटा जनरेशन की स्पीड होती है वो बहुत तेज होती है, ये समझने वाली बात है। फिर आता है वैरायटी। वैरायटी मतलब डिफरेंट फॉर्मेट, जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, वीडियो। फिर आता है वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब जानते हो क्या होता है? डेटा की एक्यूरेसी और क्वालिटी इसके अंदर आती है। ठीक है, जैसे कि रॉन्ग या फिर फेक डेटा जो होता है वो हमारे ओवरऑल डेटा की एक्यूरेसी को कम कर देता है। फिर आता है वैल्यू, यानी कि यूजफुल जो हमारे पास। वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि जो डेटा हमारे पास है उससे यूजफुल बिजनेस की इनसाइट्स जो होती हैं उसको हमें निकालना होता है। ठीक है, तो जो शुरुआत के 4 भी होते हैं उसको ऐसे रिलेट कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम्स होते हैं, और फिफ्थ भी जो होता है वो सोल्यूशन होता है, यानी हम लोग इनसाइट्स इसे कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम, वैल्यू, वेरासिटी,
जो इसके अंदर है, वैल्यू को सबसे लास्ट में रखो, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी और वेरासिटी, ऐसे याद करो। ये 4 जो है प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, कैसा फॉर्मेट होगा, किस स्पीड से आएगा, ये सारी चीज़ें, और वैल्यू क्या करेगा बताएगा, इनसाइट्स निकालेंगे हम लोग हमारे पास जो डेटा है उसके बेसिस पर। देखो, प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं बिग डेटा के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा। इसके आर्किटेक्चर के अंदर सबसे पहले स्पार्क, जो कि इसके अंदर क्या होता है, ये फास्ट होता है और इन मेमोरी प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। हडूप जो होता है, हम लोग इसके बारे में सेकंड यूनिट में भी पढ़ेंगे, इसके अंदर बैच प्रोसेसिंग हम लोग करते हैं, क्योंकि हमने उसी के अंदर पढ़ा था मैप रेड्यूस का यूज करके। काफका जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, रियल टाइम इंजेक्शन करता है। इंजेक्शन के बारे में भी मैंने बता दिया। ये हो गए कौन से, जो हमने बेसिकली प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने स्टोरेज प्लेटफॉर्म्स के अंदर कौन कौन से यूज करने होते हैं, मोंगोडीबी जो कि डॉक्यूमेंट डेटाबेस होता है, कैसेंड्रा जो होता है वो बेसिकली स्केलेबल नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है, ठीक है, हाई स्पीड भी होता है ये। फिर आता है एचबेस जो कि कॉलम ओरिएंटेड डेटाबेस होता है, और हाइव जो होता है वो बेसिकली डेटा वेयर हाउसिंग और एसक्यूएल लाइक क्यूरीज को हैंडल करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ये भी पूछा जाता है कि जो बिग डेटा ओवरऑल है उसका रियल वर्ल्ड क्या एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि हेल्थ केयर के अंदर हम लोग डिजीज की प्रेडिक्शन के लिए यूज कर सकते हैं अगर एक्यूरेट डेटा हमारे पास है तो, या फिर पेशेंट की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। बैंकिंग के अंदर फ्रॉड डिटेक्शन के लिए कर सकते हैं। कस्टमर की एनालिटिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। ई कॉमर्स के अंदर हम लोग रिकमेंडेशन सिस्टम्स के अंदर यूज कर सकते हैं, या फिर टारगेटेड एड्स पुश करने के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ डेटा का ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बेसिकली ट्रैफिक को प्रेडिक्ट करने के लिए, या फिर रूट की ऑप्टिमाइजेशन, प्रॉपर रूट चूज करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। सोशल मीडिया का यूज के अंदर बेसिकली हम लोग इसका यूज करते हैं ट्रेंड्स को एनालाइज करने के लिए, साथ के साथ लोगों के सेंटिमेंट्स को एनालाइज करने के लिए। देखो, हमने ये पढ़ा कि सेंटिमेंट एनालिसिस के बारे में समझा, कस्टमर एनालिटिक्स के लिए हम लोग यूज करते हैं। लेकिन एनालिटिक्स का एक्चुअल मतलब क्या होता है? एनालिटिक्स का एक्चुअल मतलब ये होता है कि ह्यूमंगस या फिर बहुत अमाउंट ऑफ डेटा सेट हमारे पास होता है, उसका प्रॉपर एनालिसिस करके हम लोग पैटर्न्स या फिर इनसाइट्स कैलकुलेट करते हैं, पता करते हैं, उसको बोलते हैं एनालिटिक्स। एनालिटिक्स 4 तरीके के होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म्स में हमने डिफाइन किया है, लो टू हाई, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, जो कि सबसे नीचे है। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के अंदर हम लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं, व्हाट हैपेंड, ठीक है, मतलब क्या हुआ, जैसे कि मंथली सेल्स रिपोर्ट इसके अंदर आती है। फिर आता है डायग्नोस्टिक एनालिसिस, मतलब एनालिटिक्स जो होता है हम लोग इस केस में कैसे यूज करेंगे, तो वाई डिड इट हैपन, ये क्यों हुआ, उसके बेसिस पर हम लोग एनालिसिस करने के लिए, जैसे कि फेल्यूर का एनालिसिस करने के लिए, वाई डिड फेल्यूर हैपन। फिर आता है प्रेडिक्टिव एनालिसिस। प्रेडिक्टिव एनालिसिस का मतलब क्या होगा कि क्या हो सकता है, ठीक है, जैसे वेदर और स्टॉक के प्रेडिक्शंस के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं प्रीवियस डेटा का यूज करके। फिर आता है प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, ठीक है, एनालिसिस नहीं एनालिटिक्स, क्योंकि एनालिसिस जो है वो यूज किया जाता है एनालिटिक्स के लिए एज अ प्रोसेस, ये समझने वाली बात है, ठीक है। तो प्रेस्क्रिप्टिव एनालिसिस जो है वो ये बताता है कि क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार, ठीक है। ये तो सबसे पहले आया डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव, और फिर आता है प्रेस्क्रिप्टिव एनालिसिस, ठीक है। और टाइम के टर्म्स में बात करें तो पास्ट टू फ्यूचर हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सबसे सिंपल डिस्क्रिप्टिव, फिर उसके बाद डायग्नोस्टिक के बारे में पढ़ा, फिर प्रेडिक्टिव, और फिर पढ़ा हमने प्रेस्क्रिप्टिव। इस तरीके से हम लोग एनालिटिक्स का यूज करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंस क्या होता है रिपोर्टिंग और एनालिसिस के अंदर। तो जो रिपोर्टिंग होता है उसके अंदर बेसिकली हम लोग पोस्ट्स के बेसिस पर डेटा एनालाइज कर सकते हैं, मेन फोकस इस पे होता है। जबकि एनालिसिस के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ डेटा सेट, बहुत बड़े डेटा सेट को क्या करते हैं हम लोग एनालाइज करके इनसाइट्स निकालते हैं और पैटर्न निकालते हैं, जो कि हमने समझा। रिपोर्टिंग जो होता है वो एक स्टैटिक प्रोसेस होता है, जबकि एनालिसिस जो होता है वो डायनेमिक होता है, क्योंकि डेटा सेट जो होगा वो कंटिन्यूसली चेंज करता रहेगा, जिसके करस्पॉन्डिंग हमें कंटिन्यूसली इनसाइट्स को कैलकुलेट करना होगा, एनालाइज करना होगा और पैटर्न्स को पता करना होगा। जो रिपोर्टिंग होता है वो बताता है व्हाट हैपेंड, जबकि एनालिसिस जो होता है उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, यानी कि हमने इसके अंदर पढ़ा बेसिकली कि मतलब क्यों और क्या, हमें दोनों चीज़ें पता चलेंगी कि मतलब क्यों हुआ, साथ के साथ क्या करना है, अगला स्टेप क्या हो सकता है, ठीक है। जो रिपोर्टिंग होता है वो समरीज का यूज करता है, जबकि एनालिसिस जो होता है वो प्रॉपर एल्गोरिदम्स का यूज करता है। जैसे अगर एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग बात करना चाहें कि अगर मान लो कि सेल्स, अगर मान लेते हैं हमारा टोटल व्हाट हैपेंड, तो ठीक है, तो जैसे मानते हैं कि हमारी एक कंपनी है, उसके अंदर जो टोटल सेल्स हुए वो 10 लाख के हुए, तो ये रिपोर्टिंग हो गया, ठीक है। रिपोर्टिंग का ऐसे मतलब समझो कि कोई गया बता रहा है कि नहीं ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, ये सारी चीज़ें हमारे साथ, हमारे पूर्वजों के साथ हुई है, ये सब हुआ। और जो एनालिसिस होगा वो ये बताएगा कि पूर्वजों ने ये क्यों किया, पूर्वजों के ये क्यों करने के बाद कैसे बेसिकली हम लोग आगे बढ़े हैं या आगे क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। अब हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ बिग डेटा के बारे में समझ लेते हैं। जो सबसे बेनिफिट्स होते हैं, आरओआई यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बिग डेटा जो होता है, सबसे पहले कॉस्ट रिडक्शन, यानी कि रिसोर्सेज जो होता है उसका ओवरऑल, ये मैसिव सिस्टम का ओवरहेड्स जो होता है उसको ऑप्टिमाइज करता है,
ठीक है। साथ के साथ फास्टर डिसीजन मेकिंग, यानी कि रियल टाइम प्रोसेसिंग से हम लोग बेसिकली फास्टर डिसीजन बना पाएंगे। साथ के साथ बिग डेटा का थर्ड बेनिफिट क्या होता है कि हम लोग कस्टमर्स के बारे में प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। हमने पढ़ा ना कस्टमर एनालिटिक्स के बारे में, तो हम लोग प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास उनके करस्पॉन्डिंग बहुत 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 अमाउंट ऑफ डेटा प्रेजेंट है, जिसके बेसिस पर हम लोग रियल टाइम प्रोसेसिंग यूज करेंगे और टारगेटेड एड्स और पर्सनलाइजेशन भी उनको हम अचीव करा सकते हैं। जैसे आता नहीं है गूगल के अंदर की पर्सनलाइज्ड एड, अपने अकॉर्डिंग एड्स तुम देख सकते हो, तो वो इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है या फिर बोलें तो एक आउटकम है बिग डेटा का। फिर आ जाता है इनोवेशन एंड परफॉर्मेंस। इसके अंदर क्या होता है कि नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मेन या फिर ऐसे बोले तो अल्टीमेट गोल ये है कि बिग डेटा का यूज करके हमें बिजनेस के परफॉर्मेंस को ओवरऑल इंप्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट 1 खत्म होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थी उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। बिग डेटा का एप्लीकेशन, टाइप्स ऑफ बिग डेटा, रिपोर्टिंग वर्सेज एनालिसिस और साथ के साथ 5 B's ऑफ बिग डेटा और बिग डेटा आर्किटेक्चर, इनके बारे में हमने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पर ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग यूनिट 2 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको समझ लेते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बोल सकते हैं, उनको हम लोग ईजिली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग हडूप के बारे में समझ लेते हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन दूँ तो शायद जो इसकी डिस्कवरी हुई थी वो किसी टॉय के नाम पे की गई थी डिस्कवरी। इसका ऐसा कुछ बोला जाता है कि किसी ऐसे कुछ किया गया था। ठीक है, तो हडूप क्या है वो एक्चुअली हम लोग देख लेते हैं। वो सारे खेल खिलौने की बात तुम देख सकते हो। हडूप एक्चुअली क्या होता है, ये बेसिकली ऐसे बोले तो अपाची हडूप जो है वो एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, यानी कि सबके लिए अवेलेबल है, जो कि ह्यूज डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, प्रोसेस भी करता है उसको और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स पे काम करता है। हमने पढ़ा ना डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और पैरेलल प्रोसेसिंग बिग डेटा के लिए चाहिए, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स पे काम करता है। ठीक है, अब हडूप सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमने ट्रेडिशनल सिस्टम क्यों फेल हुए, ये हम समझ गए। हडूप जो होता है वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज का यूज करता है, पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज करता है और साथ के साथ फॉल्ट को टॉलरेट करने की कैपेबिलिटी इसके पास है। ठीक है, यानी कि हडूप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाता है। जो मेन फीचर्स हैं हडूप की वो यही है कि डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज यूज प्रोवाइड करता है, पैरेलल प्रोसेसिंग, फॉल्ट टॉलरेंस, स्केलेबिलिटी और साथ के साथ कॉस्ट इफेक्टिव भी ये होता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हडूप हम लोग क्यों चूज करते हैं, SPF यानी कि स्केलेबल पैरेलल और फॉल्ट टॉलरेंट, इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे समझो कि मान लो तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और तुम सोच रहे हो कि एक बहुत हाई फाई कंप्यूटर खरीदो, उसकी बजाय तुम क्या करो कि ऐसे समझो छोटे छोटे कंप्यूटर्स खरीद लो। जैसे अगर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूँ तो मानो कि अगर एक कंपनी है वो सुपर कंप्यूटर खरीदना चाहती है, उसके बजाय वो क्या करे कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को चूज करे उस सुपर कंप्यूटर के बराबर पैसे में ही और उनको एक अलग अलग कंप्यूटर पे बैठा दे, जिसके बेसिस पर वो सारे काम करके दे देंगे। तो इसको हम लोग हडूप क्लस्टर्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसे अगर टर्म्स हम लोग यूज करते हैं, छोटे छोटे कंप्यूटर, चिप कंप्यूटर का यूज करते हैं, तो उसको हम लोग हडूप क्लस्टर बोलते हैं। अब जो हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है इसके बारे में हमने समझा कि ये पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे काम करता है। SPF स्केलेबल होता है, साथ के साथ हमने पैरेलल प्रोसेसिंग पढ़ा और F यानी कि फॉल्ट टॉलरेंसेस के अंदर होता है। अब हम लोग हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के जो बेसिक मेन कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो HDFS के बारे में समझा, हडूप की बात हम लोग कर रहे हैं, उसके अंदर ही आता है HDFS जो होता है वो बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज होता है जो कि ह्यूज फाइल्स को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। इसका हडूप का जो सेकंड कंपोनेंट है वो होता है मैप रेड्यूस बेसिकली क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट देखो हडूप और हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में कंफ्यूज ना होना। जो हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है वो क्या है, एक कंपोनेंट है हडूप का। हडूप ओवरऑल बहुत सारे काम करता है जो कि ह्यूज डेटा को स्टोर करेगा, प्रोसेस करेगा और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे काम करेगा। तो उसी के अंदर जो इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं कि स्टोर कहाँ करेगा, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का यूज करके। मैप रिड्यूस क्या करेगा, ये बेसिकली प्रोसेसिंग का काम करेगा। यार्न जो होता है वो बेसिकली क्या करेगा, रिसोर्सेज को मैनेज करेगा, CPU और मेमोरी को मैनेज करेगा। साथ के साथ हडूप कॉमन जो कि लाइब्रेरीज और यूटिलिटीज अलग अलग हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम HDFS स्टोर करता है, मैप रिड्यूस प्रोसेस करता है और यार्न जो होता है वो रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली मैनेज करता है। वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बेसिकली एक्सप्लेन किया गया है कि HDFS जो है वो अकेले सफिशिएंट नहीं होगा भाई। ऑब्वियसली यार सफिशिएंट कैसे होगा, तुम खुद से समझो ना। वो केवल स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है, मैप रिड्यूस प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है, स्पार्क जो होता है वो फास्ट प्रोसेसिंग के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं इसके अंदर। तो वहीं इकोसिस्टम के अलग अलग टूल्स जो हैं वो भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, जैसे कि डेटाबेस क्यूरी के अंदर हमने HBase पढ़ा, HLive यूज कर सकते हैं या फिर पिग यूज कर सकते हैं, और डेटा ट्रांसफर के लिए कौन कौन से हम लोग टूल्स मतलब यूज कर सकते हैं और एक्स्ट्रा वो सारे यहाँ पर प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किए गए हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है 4 पिलर्स, 4 कंपोनेंट ऑफ हडूप। हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के आर्किटेक्चर के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिख रखा है, एक होती है इसके अंदर जो इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के, वो होते हैं नेम नोड,
फिर आता है डेटा नोड और फिर आ जाता है सेकेंडरी नेम नोड, जो कि हमने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, तो जो नेम नोड होती हैं वो बेसिकली मास्टर नोड होती हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेटा डेटा को स्टोर करना, साथ के साथ ब्लॉक लोकेशन जो होती हैं उनको प्रॉपर्ली ट्रैक करने के लिए हम लोग इनका यूज करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैं काफ़ी देर से मेटा डेटा कह रहा हूँ। तो मेटा डेटा क्या होता है ना, तुम अगर ब्लॉगर यूज किए होगे तुमने देखा होगा कि मेटा डेटा क्या होती है। ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन कंटेन करती है फाइल्स के बारे में, जैसे कि फाइल का नेम, परमिशंस किसको बेसिकली असाइन करना है, और लोकेशंस जो बेसिकली ब्लॉक लोकेशंस को यूज करती है। ठीक है, तो ये हो गया नेम नोड। नेम नोड जो होती है वो मास्टर नोड। फिर आती है डेटा नोड। डेटा नोड जो होती है वो स्लेव की तरह काम करती है, मतलब गुरु चेला कॉन्सेप्ट की तरह समझो। जो गुरु होगा वो नेम नोड होगा, जो चेला होगा वो डेटा नोड्स होंगी। ठीक है, जैसे कि स्लेव 1, स्लेव 2, स्लेव 3, इस तरीके से बेसिकली हमने यूज किया है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक्चुअल डेटा को स्टोर करना, और रीड और राइट ऑपरेशंस इन पे परफॉर्म की जाती हैं। जो सारी चीज़ें नीचे लिखी गई हैं ना, उन्हीं चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और सेकेंडरी नेम नोड जो होती है वो क्या करती है कि चेक पॉइंट की तरह काम करती है, या फिर स्नैपशॉट्स को क्रिएट करने का काम करती है। ठीक है, ये बेसिकली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो सेकेंडरी नेम नोड होती है ये एक बैकअप नेम नोड नहीं होता है। ठीक है, तो ओवरऑल आर्किटेक्चर के फ्लो की बात करें हम लोग, तो सबसे पहले क्लाइंट जो होगा वो बेसिकली क्या करेगा, हेल्प या फिर चेक पॉइंट्स प्रोवाइड करेगा जो मास्टर होगा यानी नेम नोड को, और जो डेटा हार्ट बीट की तरह जो काम कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, चेला यानी कि डेटा नोड की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर वहीं एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, उसी चीज़ को शो किया गया है यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो। सबसे पहले सेकेंडरी नेम नोड, फिर आता है नेम नोड मास्टर, फिर आ जाता है डेटा नोड जो कि बेसिकली हार्ट बीट की तरह काम करते हैं, और जो हेल्प करती हैं चेक पॉइंट्स की तरह प्रोवाइड करती हैं वो होती है सेकेंडरी नोड, जो कि बैकअप नेम नोड की तरह काम नहीं करती है। अब हम लोग हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के कंपोनेंट्स को समझने के बाद हम लोग उसके इंटरनल मैकेनिज्म के बारे में समझ लेते हैं कि जैसे ऐसे समझो। हमने सबसे पहले क्या पढ़ना है, जो हम लोग ब्लॉक पढ़ते हैं। तो ब्लॉक बेसिकली क्या होता है जानते हो, ह्यूज फाइल को छोटे छोटे पीसेस में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, और उन छोटे छोटे चंक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं। वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, जिनका डिफॉल्ट साइज 128 MB शो किया गया, ये सब तुम पढ़ लेना। ठीक है, जिसके बेसिस पर हम लोग को पैरेलल प्रोसेसिंग मिलता है, और फास्टर एक्सेस के साथ साथ फॉल्ट टॉलरेंस हमें अचीव होता है। ठीक है, इन छोटे पीसेस को ब्लॉक्स बोलते हैं, तो बता दिए। ठीक है, डिफॉल्ट साइज याद रखना 128 MB। ठीक है, हम लोग बेसिकली ब्लॉक्स को क्यों यूज करते हैं मैंने बता दिया, प्रोसेसिंग, फास्टर एक्सेस और फॉल्ट टॉलरेंस के लिए। उसके बाद आता है डेटा रेप्लिकेशन। डेटा रेप्लिकेशन जो होता है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेप्लिकेशन का सिंपल मतलब जानते हो क्या होता है, कि सेम डेटा ब्लॉक्स की कॉपी को हम लोग मल्टीपल डेटा नोड्स में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, यूट्यूब वगैरह भी इस टेक्नोलॉजी को काम करते हैं। ठीक है, तो मतलब एक डेटा ब्लॉक को हम लोग मल्टीपल डेटा नोड्स में स्टोर करके रखते हैं, उस ताकि डेटा अगर लॉस हो तो हम लोग उसको प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो डिफॉल्ट रेप्लिकेशन फैक्टर जो है, यानी जो कॉपी मेंटेन करके रखी जाएंगी, वो 3 रखी जाती हैं किसी भी पर्टिकुलर डेटा के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए ज़्यादा भी रखा जा सकता है। यूट्यूब वगैरह इस टेक्नोलॉजी पे काम करती हैं, डिफरेंट जगह पे वीडियो जो होती हैं उनको स्टोर करके रखती हैं। अब रेप्लिकेशन क्यों चाहिए होता है, इसके बेसिस पर हम लोग रिलायबिलिटी को इंश्योर कर पाएंगे, डेटा की सेफ्टी इंश्योर कर पाएंगे, और फॉल्ट टॉलरेंस, अगर किसी सिस्टम के अंदर फॉल्ट दिखता है तो उसको हम लोग अवॉइड कर पाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और फिर हमने हार्ट बीट के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर जो, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर हार्ट बीट के बारे में समझा था, डेटा रेप्लिकेशन और इन सब चीज़ों के बारे में। तो हार्ट बीट बेसिकली क्या होता है, हार्ट बीट ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो कि डेटा नोड यानी कि स्लेव के द्वारा मास्टर यानी कि नेम नोड की तरफ भेजे जाते हैं, ये बताने के लिए कि मैं जिंदा हूँ। ठीक है, अगर हार्ट बीट स्टॉप हो जाता है इसका मतलब समझ गए क्या होता है। ये भी पूछा जाता है रीड और राइट के क्या स्टेप्स होते हैं। तो रीड के स्टेप्स सबसे पहले क्या होते हैं, स्टेप 1 यानी कि जो क्लाइंट होता है वो नेम नोड को रिक्वेस्ट भेजता है, नेम नोड यानी कि मास्टर को रिक्वेस्ट भेजता है, क्लाइंट यानी कि कौन, सेकेंडरी नेम नोड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, नेम नोड जो होता है वो ब्लॉक लोकेशंस भी देता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो क्लाइंट होता है, जो थर्ड स्टेप है, जो क्लाइंट होता है वो डेटा नोड्स से डेटा को क्या करता है, पढ़ता है। उसके बाद क्या होता है, ब्लॉक्स कंबाइन होकर ओरिजिनल फाइल बनती हैं। हमने पढ़ा ना कि छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, तो वो सारे ब्लॉक्स कंबाइन होकर के क्या होती हैं, एक ओरिजिनल फाइल बनती हैं। ये हुआ रीड ऑपरेशन। राइट ऑपरेशन के अंदर क्या होता है, इंपॉर्टेंट है ये। इसके अंदर सबसे पहले क्लाइंट जो होता है हमेशा गुरु को रिक्वेस्ट किया जाएगा कि गुरु मेरा काम करना है। उसके बाद क्या होगा, नेम नोड होती है जो सबसे पहले लेफ्ट में थी, याद आ रही, वो क्या करेगा, सूटेबल डेटा नोड्स को चूज करेगा कि कौन कौन से हमें पढ़ने हैं। उसके बाद क्या होगा कि हम ये तो जानते हैं कि हमारे पास जो ओवरऑल फाइल है उसको हमें क्या करना है, राइट करना है। अब राइट करने के लिए हमने पढ़ा था कि ओवरऑल ब्लॉक्स के अंदर हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। जो थर्ड स्टेप है वही है कि फाइल जो होगी वो ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। फिर उन ब्लॉक्स जो होती हैं उनको हम लोग डेटा नोड पर जाकर के स्टोर कर देते हैं, और फिर उनका रेप्लिकेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। रेप्लिकेशन में और डिवीजन में कंफ्यूज ना होना, फाइल को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, किस लिए ये समझा तुमने, और उसको बाद हम लोग उसको रेप्लिकेट करते हैं। रेप्लिकेशन मतलब उसका डुप्लीकेट क्रिएट कर लेते हैं, फॉल्ट टॉलरेंस को अवॉइड करने के लिए, और भी अलग फैक्टर्स जिनके बारे में हमने पढ़ा उनको अवॉइड करने के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
तो रीड का मैं बस एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा, फिर नेम नोड को हम लोग क्या करेंगे, वो ब्लॉक लोकेशन बताएगा कहाँ कहाँ से आप डेटा पढ़ सकते हैं, क्लाइंट वहाँ से डेटा पढ़ेगा और फिर उन ब्लॉक्स को हम लोग कंबाइन करके ओरिजिनल डेटा हम लोग को मिल जाएगा। उन डेटा नोट्स को हमने पढ़ा, वहाँ से हम लोग को कंबाइन होकर मिल जाएगा। जबकि राइट के अंदर क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले जो गुरु को रिक्वेस्ट किया जाएगा, जब गुरु रिक्वेस्ट को अचीव करेगा तो वो क्या करेगा, सूटेबल डेटा नोट्स बताएगा जहाँ जहाँ आपको जा करके लिख सकते हैं। जब हमने लिख लिया उसके बाद हमारी जो ओवरऑल फाइल है उसको हम लोग क्या कर देंगे, ब्लॉक्स में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि उसको हमें क्या करना है, मतलब बांटना है ना उसको। उसके बाद बांट देंगे, कौन कौन से डेटा नोट्स में बांटना है ये पता चल गया। फिर उन पर्टिकुलर डेटा नोट्स में जाकर के यानी कि स्लेव यानी कि चेलो में जाकर के ये स्टोर हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि उसका रेप्लिकेशन डुप्लीकेसी कर दिया जाता है। जो हमने पढ़ा ना, डुप्लीकेसी का जो बेसिक फैक्टर है डिफ़ॉल्ट वो 3 है, तो 3 डुप्लीकेट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं ताकि डेटा को प्रॉपर्ली हम लोग मेंटेन कर पाएँ, रिलायबिलिटी अचीव कर पाएँ। मैंने ये सब चीज़ें तो एक्सप्लेन कर दी हैं, पर हम लोग एक बार अच्छे से इसको और देख लेते हैं। जो हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, जो कि हडूप का एक एसेंशियल कंपोनेंट है, स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं। इसके अंदर सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि फॉल्ट टॉलरेंस, इसके बारे में मैंने पढ़ा कि ऑटो रेप्लिकेशन ऑफ ब्लॉक्स होता है। फिर आ जाता है स्केलेबिलिटी, यानी कि इसके अंदर हम लोग और भी नोड्स ऐड कर सकते हैं अपने आप, जिसको कि हम लोग स्केल आउट बोलते हैं। थर्ड जो है वो है चीप स्टोरेज, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, पढ़ लेना। जैसे ह्यूज स्टोरेज देता है ये, फॉल्ट टॉलरेंस, स्केलेबिलिटी, चीप स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। जबकि लिमिटेशंस की बात करें तो स्मॉल फाइल्स को ये क्रिएट करता है। लेटेंसी का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, ठीक है, यानी कि रियल टाइम डेटाबेसेस के लिए ये सही नहीं होता है। लेटेंसी का मतलब देर होता है, प्रॉब्लम, ये समझ में आ रहा है, ठीक है, देर। लेटेंसी के बारे में तुमने कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर भी पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स सेटअप इसका होता है थोड़ा, तो कॉम्प्लेक्स सेटअप तो देख ही रहे हो। सबसे पहले हमें सेकेंडरी नेम नोड क्रिएट करना है, फिर नेम नोड, फिर अलग अलग डेटा नोड्स क्रिएट करने हैं, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। स्केल आउट के बारे में भी हमने पढ़ा। स्केल अप जो होता है, सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। ये बेसिकली एक वर्टिकल कॉन्सेप्ट होता है, जो कि क्या करता है कि हार्डवेयर की पावर को इंक्रीज करता है, रैम या कि सीपीयू को। कॉस्ट जो होता है वो इंक्रीजिंग होता है, ठीक है, मतलब इंक्रीज करता जाता है। ओवरऑल जो इसका कॉस्ट की बात करें तो वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। स्केलेबिलिटी की बात करें तो ये क्या होता है कि यहाँ पर लिखा हुआ ना, लिमिटेड स्केलेबिलिटी इसके अंदर होती है, ठीक है, मतलब हम लोग इसको लिमिटेड लेवल तक स्केल अप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि सिस्टम टाइप जो होता है, इसके अंदर सिंगल सिस्टम्स को हम लोग वैल्यू देते हैं। स्केल आउट के बारे में हमने पढ़ा कि स्केल बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आउट का मतलब समझ रहे हो, बाहर कब कोई चीज़ निकलेगी, जब वो हॉरिजॉन्टली इंक्रीज करेगी तब, ठीक है। कहने का मतलब समझो, जैसे रूम के बाहर निकलना है तो तुम्हें हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ता चलना होगा, बढ़ते चलना होगा, फिर गेट खोलना होगा, फिर उससे बाहर निकल जाओगे। ऐसा थोड़ी होगा कि छत पर चढ़ना तुम स्टार्ट कर दोगे, नहीं, वैसे तुम दीवार पर चढ़ भी नहीं पाओगे। स्केल आउट की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग मशीन्स को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। क्लस्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था, याद करना। उसके बाद ये थोड़ा चीपर होता है, ठीक है, चीपर होता है, वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। और इसके अंदर स्केलेबिलिटी जो होती है, मतलब इसको हम लोग इंक्रीज कितने लेवल तक कर सकते हैं, काफ़ी लेवल तक, हाई स्केलेबिलिटी इसके अंदर होती है। और ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अंदर यूज किए जाते हैं। हमने पढ़ा, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आंसर देना, अगर याद होगा तो। हमने अभी बताया था हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम जो होते हैं वो कंपोनेंट हडूप का है। तो हडूप कौन सा यूज करता है, स्केल इन, जो बेसिकली स्केल इन बोल रहा हूँ, स्केल अप या फिर स्केल आउट, अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले कौन सा ये यूज करता है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, तो बताना वो मेरे को। हमने हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, जो कि हडूप का पहला एसेंशियल कंपोनेंट था, उसके बारे में हमने समझ लिया। अब हम लोग मैप रिड्यूस के बारे में समझ लेते हैं। मैप रिड्यूस क्या है, एक प्रोग्रामिंग मॉडल है जो कि ह्यूज डेटा सेट्स को प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। इसके अंदर 2 इसेंशियल फेजेज होते हैं, पहला होता है मैप फेज, दूसरा होता है रिड्यूस फेज। इसके अंदर जो इसेंशियल कंपोनेंट्स की हम लोग बात करें, जैसे हमने इसके डायग्राम को समझे, तो सबसे पहले डेटा इनपुट किया जाएगा, फिर उसको हम लोग इनपुट करेंगे, स्प्लिट करेंगे उसको, फिर मैप फेज में जाएगा, फिर उसको सफल और शॉर्ट करेंगे, फिर रिड्यूस करेंगे फेजेज को, और फिर हमें क्या मिल जाएगा, एक फाइनली आउटपुट मिल जाएगा। तो जो इसके अंदर इसेंशियल कंपोनेंट क्या है, मैपर, जैसे इसके अंदर हम लोग को समझना है सबसे पहले। तो मैपर जो होता है वो क्या करता है, इनिशियल डेटा जो है, जैसे मैप फेज है, वो इनिशियल डेटा को की वैल्यू पेयर के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, देख लेना, सफल एंड शॉर्ट वगैरह। उसके बाद जैसे एग्जाम्पल के अंदर हम लोग बात करें तो तुमने पढ़ा होगा पाइथन के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग की वैल्यू पेयर का यूज करते हैं, तो उस तरीके से हम लोग इसके अंदर लिखते हैं। उसके बाद आता है सफल एंड शॉर्ट, ठीक है। इनपुट डेटा मतलब डेटा को इनपुट करना है, और इनपुट स्प्लिट मतलब उसको क्या करना है कि लार्ज डेटा को हम लोग स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर देंगे। मैप फेज के बारे में हमने बता ही दिया, की वैल्यू पेयर के अंदर वैल्यूज को कन्वर्ट कर देगा। फिर सफल एंड शॉर्ट क्या होता है, सफल एंड शॉर्ट का मेन पर्पज जो होता है वो सेम चीज़ को ग्रुप करना और उनको करस्पॉन्डिंगली शॉर्ट करना, ठीक है। जैसे मान लो कि हमने की दे दिया कैट 1, कैट 2, कैट 3, इस तरीके से। तो जो की वैल्यू पेयर है वो क्या करेगा, सेम डेटा, ऐसे समझो, जैसे मान लो हमने बोला ना की वैल्यू पेयर, तो हमने पढ़ा था पाइथन के अंदर कि जो की होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर सफल एंड शॉर्ट के अंदर क्या है, इसके अंदर
की रिपीटेड है तो वो अलाउड है, और उसी को हम क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे, मतलब अरेंज कर लेंगे। जिसका भी की मान लो 1 1 1 1 1 है, उसको हम लोग एक साथ रख लेंगे, इसको बोलते हैं सफल फेज। और सॉर्टिंग फेज, उसको हम लोग सॉर्ट कर लेंगे। मान लो जैसे की है 1 1 1 फिर 2 2 2, तो सारे 1 वाले एक साथ, सारे 2 वाले एक साथ, ये हुआ सफल। अगर 1 वाला नीचे था तो उसको हम लोग ऊपर लेकर के आएंगे 1 के साथ, ठीक है। मतलब ऐसे समझो कि लड़के और लड़कियों को अलग करना, और एक सीक्वेंस में लड़कों को फिर अरेंज करना, एक सीक्वेंस में फिर लड़कियों को अरेंज करना, सफल एंड शॉर्ट। फिर आ जाता है रिड्यूस फेज। रिड्यूस फेज के अंदर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, रिड्यूस फेज के अंदर हम लोग जो रिड्यूसर होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि जो ग्रुप्ड वैल्यूज होता है ना, उनको हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, और फिर हम लोग को फाइनल आउटपुट जनरेट होकर मिलता है इसके अंदर, ठीक है। इसका इसेंशियल कंपोनेंट ये है। तो ये ओवरऑल इसका आर्किटेक्चर हमने एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। आर्किटेक्चर क्या मतलब, किस तरीके से ये मैप रिड्यूस जो होता है वो वर्क करता है। सबसे पहले डेटा को इनपुट करेगा, फिर उसे स्प्लिट करेगा, फिर मैपिंग फेज के अंदर पास करेगा, फिर सफल एंड शॉर्ट, फिर रिड्यूस फेज, तब जा करके हमें फाइनल आउटपुट मिल जाने वाला है इसके अंदर, मैप रिड्यूस के अंदर, ठीक है। देखो भाई, अब हम लोग मैप रिड्यूस के आर्किटेक्चर को समझ लेते हैं। जैसे हमने हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के ओवरऑल आर्किटेक्चर को समझा था। इसके अंदर सबसे पहले आते हैं कंपोनेंट, फिर आते हैं जॉब ट्रैकर जिनको कि हम लोग लेवल्ड मास्टर बोलते हैं, फिर आते हैं टास्क ट्रैकर, फिर मैपर, और फिर आते हैं रिड्यूसर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, अगर हम लोग वर्किंग की बात करें तो जो क्लाइंट होता है वो जॉब सबमिट करेगा, जॉब ट्रैकर जो होगा वो टास्क को डिवाइड करेगा, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा कि टास्क को हम लोग डिवाइड कर लेंगे, इनपुट स्प्लिट। उसके बाद टास्क ट्रैकर जो होगा वो एग्जीक्यूशन करता है, और रिड्यूसर्स जो होते हैं वो हमें क्या देते हैं, फाइनल आउटपुट देते हैं, ठीक है, मैपर्स एंड रिड्यूसर्स। तो यहाँ पर फिर बेनिफिट एक्सप्लेन किया गया, जिस तरीके से हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के बेनिफिट्स थे उसी तरीके से इसका भी बेनिफिट है। ये हाईली स्केलेबल होता है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि इसके अंदर स्केलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, और बिल्ट इन फॉल्ट टॉलरेंस होता है इसके अंदर, ठीक है। रेप्लिकेशन वगैरह जैसे फॉल्ट टॉलरेंस हम लोग को मिल रहा था हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के अंदर, उसी तरीके से मैप रिड्यूसर का यूज करके हमें हाई फॉल्ट टॉलरेंस मिलता है। फिर आता है पैरेलल प्रोसेसिंग, ये भी यूज करता है, और डिस्ट्रीब्यूटेड एग्जीक्यूशन फॉर फास्ट कंप्यूटेशन, ये तो बताने की जरूरत नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो जॉब ट्रैकर है उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा, जॉब ट्रैकर जो होगा वो टास्क को डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद बेसिकली क्या करेगा, उनको अपने अकॉर्डिंगली मतलब डिवाइड कर देगा। फिर बेसिकली टास्क ट्रैकर जो होगा उसके अंदर मैपर और रिड्यूसर काम करेंगे। टास्क ट्रैकर जो होते हैं वो ओवरऑल एग्जीक्यूशन करते हैं। क्लाइंट सबमिट करेगा जॉब को, जॉब ट्रैकर जो होगा वो डिवाइड करेगा। मैपर एंड रिड्यूसर के काम को मैंने बता दिया, जो रिड्यूसर होंगे वो हमें फाइनल रिजल्ट देंगे। 2-3 बार रिपीट किया, इसको तुम अच्छे से समझ चुके होगे। देखो, हमने शुरुआत में यूनिट 1 के अंदर पढ़ा था हडूप स्ट्रीमिंग के बारे में। तो हडूप स्ट्रीमिंग को हम लोग समझ लेते हैं। हडूप स्ट्रीमिंग जानते हो क्या होता है? हडूप स्ट्रीमिंग एक यूटिलिटी या फिर ऐसे बोले तो एक टूल होता है जो हमें मैप रिड्यूस प्रोग्राम्स के अंदर हेल्प करता है। साथ के साथ मैप रिड्यूस जॉब्स के अंदर बेसिकली हेल्प करता है। साथ के साथ जावा के अलावा ये दूसरी लैंग्वेजेज में हमें लिखने में मदद करता है, ठीक है, लिखने का अलाउंस देता है, ठीक है। जैसे कि पाइथन इसके अंदर आते हैं, रवि आता है, पर्ल आता है, ठीक है। जो नॉर्मली हडूप जो होता है ना वो किस लैंग्वेज में होता है ये पूछा जा सकता है, तो ये जावा के अंदर होता है, ठीक है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हर एक वेब डेवलपर जो होते हैं वो अगर ऐसे समझे तो वो जावा के अंदर तो कोड लिख नहीं पाएंगे। तो इसकी वजह से जो ये हडूप स्ट्रीमिंग होता है, ऐसे समझो लाइव स्ट्रीमिंग जैसे होता है, उससे इसको रिलेट करने की कोशिश करो कि इसके अंदर जावा के अलावा भी हम लोग अपने अकॉर्डिंगली कोड को लिख सकते हैं। वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन किया गया है। तो जो एग्जांपल्स थे, यानी कि हम लोग पाइथन का यूज कर सकते हैं, रवि का यूज कर सकते हैं, पर्ल का यूज कर सकते हैं, या कि सेल स्क्रिप्ट भी एक होता है उसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं। और फिर उसको हडूप स्ट्रीमिंग के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि मैप रिड्यूस प्रोग्राम्स को हम लोग जावा के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सिंपल इसका वर्किंग हो सकता है, ठीक है। तो इसके सिंपल वर्किंग की हम बात करें तो जैसे समझो कि हम लोग डेटा इनपुट करेंगे, फिर उसको हम लोग मैप करने की कोशिश करेंगे, जो हमने पढ़ा था वहीं यहाँ पर आता है। फिर हम लोग समझ गए। उसके बाद अब एडवांटेज के बारे में मैंने समझा ही दिया कि एडवांटेज इसका क्या होगा, क्यों यूज करना है, क्योंकि हडूप को एक्सेसिबल बना देता है नॉन जावा डेवलपर्स के लिए भी। इसके अगर एडवांटेज और क्या हो सकते हैं कि भाई जो टाइम हमारा सेव करेगा, हम अपने अनुसार कोड लिखेंगे, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ये सब खुद से भी तुम समझ सकते हो क्या क्या इसके अंदर लिखा जा सकता है। फिर आता है डेटा फॉर्मेट्स इन हूप, डेटा फॉर्मेट्स इन हडूप, काफ़ी देर से बोल रहा हूँ ना थोड़ा। डेटा फॉर्मेट्स इन हडूप क्या होते हैं, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या होते हैं, हडूप जो होता है ना वो डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स का यूज करता है ताकि स्टोरेज एफिशिएंट हो सके, ये प्रोसेसिंग इसके अंदर फास्ट हो सके, या फिर कंप्रेशन इसके अंदर पॉसिबल हो सके अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए। तो डिफरेंट फॉर्मेट्स अब पूछ सकता है कि क्यों ज़रूरत है, क्योंकि बिग डेटा जो है ना वो एक ह्यूज डेटा, बहुत बड़ा डेटा होता है, मैंने बता दिया है पहले। तो इसके अंदर हमें अगर क्यूरीज को फास्टर एड्रेस करना है या कि कंप्रेशन फास्ट करना है तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो जो इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है, इसके अंदर 5 फॉर्मेट जो एक्सप्लेन किए गए हैं, जिसके अंदर बेसिकली इमेज के अंदर 5 फॉर्मेट्स जो दिए यहाँ पर दिए गए हैं उसको तुम देख सकते हो। जो टेक्स्ट फाइल होती है, मतलब डेटा फॉर्मेट्स कौन कौन से हडूप के अंदर अलाउड होते हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स इसलिए अलाउड होते हैं क्योंकि ये बिग डेटा है भाई, इसके अंदर अलग अलग डेटा तुम इनपुट कर सकते हो, ठीक है।
सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो टेक्स्ट फाइल होती हैं वो स्लो होती हैं, फिर आती हैं सीक्वेंस फाइल, फिर आती हैं AVRO, फिर आते हैं पैरकेट और फिर आते हैं ORC। थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। टेक्स्ट के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इजी टू रीड होते हैं ये सब। फिर आ जाते हैं सीक्वेंस फाइल। सीक्वेंस फाइल को ऐसे याद करो, जो की वैल्यू फॉर्मेट हमने पढ़ा था ना, वो इसके अंदर हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। जैसे CAT1 के बारे में मैंने बताया था, ये थोड़े फास्टर प्रोसेसिंग होते हैं। फिर आते हैं एवरो। एवरो क्या होते हैं, इनके अंदर बेसिकली डेटा को हम लोग सीरियलाइज्ड ऑर्डर में पुट करते हैं, ठीक है। जैसे कि स्कीमा जो होते हैं, ठीक है, ये थोड़े कॉम्पैक्ट होते हैं, कम स्पेस के अंदर ही ज़्यादा डेटा को ये कंटेन कर रहे होते हैं, और ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि भाई तुमने जो टेबल बनाया है स्कीमा, वो तो भाई तुम्हें एक मतलब जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वही इन्फॉर्मेशन हमें हमेशा देगी, कुछ उसके अलावा तो अलग देने नहीं लगेगी। तुम एडिशन की जगह पे सब्ट्रैक्शन कर दोगे तो इन्फॉर्मेशन का जो ओवरऑल वैल्यू होगा वो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, राम का इतना पैसा आ रहा है, सैलरी इतना आ रहा है, वो तो सेम ही रहेगा हर एक किसी के अंदर वो। फिर आ जाता है पैरकेट। पैरकेट जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है, मैं बता देता हूँ थोड़ा, इसलिए यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ये बेसिकली कॉलमनर स्टेज फॉर्मेट होता है, यानी इसके अंदर क्या होता है, कॉलमनर का मतलब कि डेटा रोज की जगह पे कॉलम के टर्म्स में स्टोर किया जाता है, ठीक है। कॉलम्स का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग कॉलम्स को हम लोग सेपरेटली स्टोर करेंगे। जैसे अगर किसी का एम्प्लॉई आईडी है तो एम्प्लॉई आईडी को हम लोग अलग स्टोर कर लेंगे, नेम के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग अलग स्टोर कर लेंगे, जिसके बेसिस पर हम लोग डायरेक्ट नेम पर जा सकते हैं। उसके फायदा क्या होगा कि हम लोग डायरेक्टली क्यूरीज को फास्ट एड्रेस कर पाएंगे। समझ रहे हो क्यों? अब मान लो तुम्हें कोई बोले कि केवल नेम चाहिए, तो भाई नेम अलग से निकाल लो, काम खत्म करो। एज अलग से निकाल लो, वो सब इसके अंदर आते हैं। फिर आते हैं ORC, यानी कि ऑप्टिमाइज्ड रो कॉलमनर। ये थोड़े ऑप्टिमाइज्ड कॉलमनर के फॉर्मेट होते हैं, जो कि हाइव के अंदर यूज किए जाते हैं। इसके अंदर कंप्रेशन बहुत 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 ज़्यादा होता है, ठीक है, हाई कंप्रेशन इसके अंदर होता है, स्टोरेज कम रिक्वायर्ड होगा ऑब्वियसली इनके लिए। देखो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लस्टर सेटअप कैसे हम लोग करेंगे, और क्लाउड इकोसिस्टम के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो हडूप क्लस्टर क्या होते हैं, हमने पढ़ा ना कि बहुत सारे कंप्यूटर जब मिलके स्टोरेज और प्रोसेसिंग का काम करते हैं, उसको हम लोग हडूप क्लस्टर्स बोलते हैं, ठीक है। हडूप क्लस्टर में जो मशीन्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, यहाँ पर वहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले आता है मास्टर नोड और फिर आते हैं स्लेव नोड्स, ठीक है। फिर आता है कि जैसे क्लस्टर क्यों चाहिए होती हैं, क्योंकि ह्यूज डेटा को हम लोग एक ही कंप्यूटर के ऊपर स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसकी वजह से हम लोग इसको यूज करते हैं। तो जो क्लस्टर सेटअप है उसका तरीका क्या है, सबसे पहले हडूप जावा पर बेस्ड है, मैंने अभी बताया। वरना हम लोग अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर लिखने के लिए हम लोग डिफरेंट टूल्स का यूज करते हैं, जिसमें से एक है हडूप स्ट्रीमिंग, ठीक है। सबसे पहले जावा को इंस्टॉल करो, क्योंकि हडूप वरना रन नहीं करेगा जावा के, सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसको वेरीफाई कर लो कि उसका वर्जन जो है वो कैसा है, अच्छा है, मतलब करंट वर्जन यूज कर रहा है। फिर हडूप को इंस्टॉल करो, ठीक है। हडूप पैकेज को डाउनलोड करके उसको क्या करना होता है, एक्सट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करो, इन्वायरमेंट के वेरिएबल्स, यानी कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को प्रॉपर्ली सेटअप करना पड़ता है, जो हडूप के होते हैं। यानी सिस्टम को ये एक्सप्लेन करना कि हडूप कहाँ पर इंस्टॉल्ड है वो बताना होता है। फिर आता है जो हडूप फाइल होते हैं उनको क्या करना प्रॉपर्ली, मतलब उनको नेम नोड देना या फिर डेटा नोड असाइन करना प्रॉपर्ली, ठीक है। वहाँ पर हम लोग असाइनमेंट करते हैं इनको प्रॉपर्ली। जब प्रॉपर्ली ये कर लेते हैं उसके बाद क्या करना है कि हमें फिर उनके बाद उनको एक बेसिकली नेम नोड का फॉर्मेट दे देना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। यानी कि हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के इनिशियलाइजेशन को हम लोग यहाँ पर करते हैं, जिसके लिए हम लोग करस्पॉन्डिंग कमांड देते हैं, जिसका यूज करके क्या हो जाते हैं कि हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम जो होते हैं वो इनिशियलाइज हो जाते हैं, ठीक है। यानी फाइल सिस्टम जो होती हैं वो इनिशियलाइज कर देते हैं यहाँ पर, और मेटा डेटा का स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं प्रॉपरली, वहीं यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, ताकि हम लोग को बार बार कुछ लिखना ना पड़े। फिर आ जाता है स्टार्ट हडूप सर्विसेज। अब हम लोग हडूप सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं। मैं समरी में बताता हूँ। सबसे पहले इंस्टॉल करो जावा को, जावा पर ही चलेगा ये। फिर इंस्टॉल करो हडूप को, फिर कॉन्फ़िगर करो XML की फाइल्स या फिर जो भी रिक्वायर्ड है। फिर उसके बाद उसको सेटअप करो, बताओ कंप्यूटर को कि कहाँ पर हडूप इंस्टॉल्ड है। फिर उसको फॉर्मेट करो नेम नोड को, और फाइनली तुम हडूप स्टार्ट कर सकते हो, यूज कर सकते हो इसके अंदर। फिर आता है यहाँ पर सेकंड टॉपिक है, वो है टाइप्स ऑफ हडूप क्लस्टर, ठीक है। मतलब हमने सबसे पहले हडूप क्लस्टर को सेटअप करना सीख लिया, अब उसके टाइप्स को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले आते हैं क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जिसके अंदर बेसिकली आते हैं हमारे पास AWS, अज्योर या फिर GCP यहाँ पर एक्सप्लेन दिया गया है। फिर आते हैं, अगर इसके टाइप की बात करें तो बहुत सारे होते हैं। स्टैंड अलोन मोड, जैसे कि सिंगल मशीन हो सकती हैं। सूडो डिस्ट्रीब्यूटेड मोड भी इसके अंदर आती है, जैसे कि एक मशीन जो होती है वो क्लस्टर की तरह बिहेव करती है। फुली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। तो ऐसे तुम लिख सकते हो। ये एडवांटेज की बात हमने यहाँ पर कर रखी है। स्केलेबिलिटी होती है, फॉल्ट टॉलरेंसी हमने समझ लिया। हडूप क्लस्टर जो होंगे वो हडूप की तरह ही बिहेवियर्स को शो करेंगे। चैलेंजेस की बात करें तो भाई अलग अलग कंप्यूटर हैं तो सिक्योरिटी का इशू तो हमेशा ही आएगा ऐसे केस में, और मेंटेनेंस जिसको करने में हमारा टाइम कॉस्ट लगने वाला है, वो लेटेंसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन पहुँचाने में हमारा टाइम कंज्यूम होगा, वो इसके अंदर आता है, जिसके कारण कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो भी कॉम्प्लेक्स होती है। भाई कॉन्फ़िगरेशन जब कॉम्प्लेक्स होगी, जब तुम्हारा नेटवर्क कॉम्प्लेक्स होगा तो ऑब्वियसली तुम्हें टाइम लगने वाला है। तो ये सेटअप करने का तरीका देख लेना। और हडूप को जो हमने क्लाउड प्लेटफॉर्म्स यूज किए हैं जो भी, या फिर स्टैंड अलोन या फिर फुली स्टैंड अलोन, इन सब के बारे में पढ़ा, वो भी थोड़ा समझ लेना। यहाँ पर मैंने एक इमेज दे दिया है कि हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के अंदर तुम कन्फ्यूज ना होना। सबसे पहले हमने कोर पढ़ा हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, मैप प्रोड्यूस के बारे में पढ़ा, जिसके लिए हमने यार ने जो रिसोर्स यूज किया था उसके बारे में भी हमने समझा। तो ये थोड़ा डायग्राम है जो कि तुम देख सकते हो, ठीक है।
अगली वाली यूनिट्स में हम लोग बाकी सारे जो इसके बचे हुए हैं उन सारी चीज़ों को हम लोग इसके अंदर समझेंगे, ठीक है। जैसे कि हाइव होगा, इसके अंदर जैसे हमने लिखा है हाइव, HBase, इन सब चीज़ों को हम लोग को अगली यूनिट, थर्ड यूनिट में अभी एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। अब हम लोग हडूप इकोसिस्टम के अंदर सबसे पहले हमने हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के बारे में अच्छे से पढ़ा। अब हम लोग आगे के जो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, हाइव, पिग, फ्लूम, स्क्यूब या कि यार्न, इनको हम लोग समझ लेते हैं। अब हम लोग हडूप इकोसिस्टम की ज़रूरत क्यों होती है इसको हम लोग समझ लेते हैं। जो हडूप इकोसिस्टम होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनका ये कलेक्शन होता है, जो कि हडूप के साथ मिल करके काम करते हैं। इनका काम जो होता है वो स्टोरेज होता है, प्रोसेसिंग होता है, एनालिटिक्स, डेटा ट्रांसफ़र करना होता है। वहीं यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि हडूप अलोन बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकता है, SQL को सपोर्ट नहीं कर सकता है, रिलेशनल डेटा को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। तो इसकी वजह से हडूप इकोसिस्टम को हम लोग पढ़ते हैं। ये इकोसिस्टम का सिंपल मतलब ये हुआ कि हडूप अकेले काम नहीं करता, जो मैंने बताया। इसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जिनका ये यूज करता है, जिसके बेसिस पर ये ओवरऑल इकोसिस्टम बनाता है। जैसे स्टोरेज के लिए हम लोग हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का यूज करते हैं, हमने ये पढ़ा भी है। फिर मैप रेड्यूस का हम लोग प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं। हाइव का यूज हम लोग SQL क्यूरी के लिए यूज करते हैं। नो SQL अगर स्टोरेज चाहिए तो उसके केस में हम लोग HBase का यूज करते हैं। इनके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि हडूप इकोसिस्टम और उसके जो मेन टूल्स हैं वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अब हम लोग अपाचे हाइव यानी कि जो डेटा वेयर हाउस का टूल होता है, हमने स्टार्टिंग में जो आर्किटेक्चर पढ़ा था हडूप का ना, उसी के अंदर जो सारे भी एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं हम लोग उनके बारे में बारी बारी से पढ़ते चले जा रहे हैं। अपाचे हाइव जो होता है वो एक डेटा वेयर हाउस टूल की तरह काम करता है, ठीक है। बेसिकली हडूप के ऊपर ही काम करेगा, क्योंकि आर्किटेक्चर के अंदर हमने देखा था जो हाइव का मेन काम होता है ना, वो ह्यूज डेटा क्यूरी को स्टोर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, साथ के साथ SQL की जैसे क्यूरी जो होती हैं उनको चलाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। हाइव बनाया क्यों गया? हाइव को बनाने के पीछे मेन रीजन ये था कि डायरेक्ट मैप रेड्यूस जब हम लोग कोडिंग को यूज करते थे तो हमारे लिए वो डिफिकल्टी फेस करना पड़ता था, और उसके लिए हमें जावा का नॉलेज का रिक्वायरमेंट होता था। मैंने बताया था ना कि जावा के अंदर लिखना पड़ता है। हाइव ने इसको क्या कर दिया, हमारे लिए आसान बना दिया। सिंपल SQL जैसी लैंग्वेजेज के अंदर भी हम लोग अपने SQL को क्यूरी को लिख सकते हैं, ठीक है। हाइव के बारे में पूछा जाता है कि ये कौन सी लैंग्वेज को यूज करता है, तो ये यूज करता है हाइव क्यूरी लैंग्वेज, HIVEQL क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल हमने लिख रखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। इसका मतलब क्या होगा कि इसके मेन एम क्या हो जाएगा कि हम लोग स्टूडेंट टेबल से जा करके सारे के सारे कॉलम्स या फिर सारे के सारे रोज को हम लोग यहाँ पर से ले लेंगे, ठीक है। तो वहीं यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि कॉम्प्लेक्स जावा मैप रेड्यूस की बजाय हम लोग हाइव को यूज करें तो ये हमारे लिए एक आर्किटेक्ट उसकी तरह काम करता है, बेसिकली मेन मीडियम की तरह काम करता है, हेल्प करता है हमारी, ठीक है। मतलब किसी के अंदर भी लिखो, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग हडूप के अंदर यूज कर सकते हैं, अपने क्यूरीज को लिख सकते हैं, ठीक है। अगर जावा की नॉलेज नहीं भी है तो उसमें ये हेल्प करता है ट्रांसलेटर की तरफ। देखो हाइव के इंटरफेस की बात हम लोग कर लेते हैं। जैसे हमने हडूप के आर्किटेक्चर को पढ़ा ना, और भी अलग अलग आर्किटेक्चर्स पढ़े मैप रेड्यूस वगैरह के, तो उसके बाद अब हम लोगों को हाइव के आर्किटेक्चर को पढ़ना है, जिसके बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया। हाइव क्या होता है, अपाचे हाइव बेसिकली सबसे पहले आता है यूजर इंटरफेस, जहाँ पर हम लोग यूजर्स जो होते हैं वो अपनी क्यूरी को लिखते हैं, या मैंने पिछले पेज पर भी एक्सप्लेन किया था थोड़े से लिटल चीज़ में। जैसे ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया कि इसके अंदर अपना हाइव का क्यूरी लिख दिया, ठीक है। एग्जांपल से यहाँ पर दिए गए हैं CLI या फिर वेब UI के अंदर हम लोग लिख सकते हैं। फिर ड्राइवर्स आते हैं। ड्राइवर जो होते हैं वो क्यूरी को रिसीव करते हैं, जिसके थ्रू ये सेशंस को मैनेज करते हैं या फिर हमें आउटपुट करस्पॉन्डिंगली रिटर्न करते हैं। वो यहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीज़ें। फिर आ जाता है कंपाइलर, जो हाइव क्यूरी लैंग्वेज के अंदर हमने क्यूरी को लिख रखा है ना, तो उसको क्या करता है कि एग्जीक्यूशन प्लान के अंदर कन्वर्ट करता है कंपाइलर एंड ऑप्टिमाइजर्स, ठीक है। ऑप्टिमाइजर्स वहीं परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए यूज किए जाते हैं। कंपाइलर डिजाइन के अंदर तुमने पढ़ा होगा। फिर आता है एग्जीक्यूशन इंजन, ये क्या करता है कि टास्क को एग्जीक्यूट करता है हडूप का यूज करके, ठीक है। फिर आ जाता है फाइनली हडूप का यूज करके हम लोग स्टोर करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डेटाबेस मेटा स्टोर बनी गई है वो क्या करती है, मेटा डेटा को स्टोर करती है, जैसे कि टेबल का नेम या फिर एम्प्टी टेबल्स स्कीमा को स्टोर करता है या फिर पार्टीशंस को स्टोर करता है। तो सबसे पहले यूजर, UDCEH यूजर, ड्राइवर, कंपाइलर, फिर आता है एग्जीक्यूशन इंजन, फिर आता है हडूप, और इसमें आता है मेटा स्टोर, जो कि सिंपल मेटा डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। ये है हाइव का ओवरऑल आर्किटेक्चर, वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। और मेटा स्टोर क्या होता है ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। वहीं यहाँ पे हम लोग इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। इसका निमोनिक भी दिया गया है यहाँ पर कि अंकल ड्राइव्स कार ओवर एम्प्टी माउंटेन्स, ठीक है। याद करने का तरीका है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले हमें पढ़ना है यूजर इंटरफेस UI, फिर ड्राइव से ड्राइवर, फिर बेसिकली कार से कंपाइलर्स, और ओवर से ऑप्टिमाइजर, एम्प्टी से एग्जीक्यूशन, और एम से बेसिकली क्या हो जाएगा मेटा स्कोर। ये एसेंशियल कंपोनेंट है, ये सारे जब हो जाएंगे तो हडूप क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट कर देगा। अब हम लोग ये समझते हैं कि जो हाइव होता है वो क्यूरी को कैसे एग्जीक्यूट करता है। सबसे पहले तो यूजर अपना जो हाइव क्यूरी लैंग्वेज के अंदर लिखेगा क्यूरी को, उसके बाद जो ड्राइवर्स होते हैं वो उस क्यूरी को रिसीव करते हैं, और कंपाइलर प्लान क्रिएट करता है। ये सब चीज़ें तो मैंने बता दिया। तो इसका मेन एम होता क्या है ना कि इसके अंदर अप्रोच क्या होते हैं कि हम लोग अपना जो सिंटेक्स लिखते हैं इसके अंदर वो ईजी होता है, SQL पे बेस्ड होता है, साथ के साथ ये इजिली स्केलेबल होता है और फॉल्ट टॉलरेंट होता है। जो भी हडूप के एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के अंदर वो सारे के सारे स्केलेबल हैं
और फॉल्ट टॉलरेंट है ज़्यादातर, ठीक है। ये ह्यूज डेटा सेट के ऊपर बेसिकली वेयर हाउसिंग के लिए वर्क कर सकता है, लेकिन इसका जो कॉन्स होता है रियल टाइम बेसिस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी लेटेंसी जो स्पीड होती है, ऐसे बोले तो जो टाइम लगेगा वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और OLTP यानी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। तो वहीं यहाँ पे पूछा गया है कि कंप्लीट आर्किटेक्चर हमें एक्सप्लेन करना है और फ्लो को एक्सप्लेन करना है, जो कि यहाँ पर एक्सप्लेन किया है अंकल ड्राइव्स कार ओवर एम्प्टी माउंटेन्स, वहीं हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अब हम लोग अपाचे पिग के बारे में समझ लेते हैं। पिग जो होता है ना, वो हाई लेवल डेटा प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म होता है। पिग हम लोग यूज क्यों करते हैं हाडूप के अंदर? जब हम लोग पिग यूज करते हैं ना, तो जैसे जावा मैप प्रोड्यूस जो होता है वो हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि हाइव के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपाचे हाइव के अंदर हम लोग हाइव क्यूरी लैंग्वेज के अंदर अपनी क्यूरीज को लिखेंगे। और पिग जो होता है ना, वो कोडिंग को आसान बनाता है। पिग कौन सी लैंग्वेज यूज करता है ये भी पूछा जाता है, तो यहाँ पर जैसे हमने लिख रखा है ना, पिग लैटिन, ये बेसिकली क्या होता है, हाई लेवल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है जो कि पिग के द्वारा यूज किया जाता है। पिग का जो मेन काम होता है वो क्या होता है कि ह्यूज डेटा जो होता है उसको प्रोसेस करना, फिल्टर करना, यानी ये डेटा की एनालिसिस बोल सकते हैं प्रॉपर्ली, उसको करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि प्रोसेस करने के लिए, फिल्टर करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए। जैसे हमने लिख रखा है ए इज इक्वल टू लोड स्टूडेंट डॉट टेक्स्ट, यहाँ पर तो स्टूडेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी सारे टेक्स्ट होंगे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर लोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ग्रंट सेल्स के बारे में भी एक्सप्लेन किया गया है। जो ग्रंट सेल्स होते हैं, पहले तो मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया कि जो अपाचे पिग होती है वो क्या होती है, उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया, और किस लिए यूज किया जाता है ये भी हमने समझ लिया। तो जो पिग कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए एक इंटरैक्टिव इंटरफेस मिलता है, ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कोड लिखने के लिए हमारे पास एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है सी लैंग्वेज के अंदर अलग अलग, तो उसी तरीके से क्या होता है कि जब हमें अपाचे पिग के कमांड्स को एग्जीक्यूट कराना है तो उसके लिए जो इंटरैक्टिव सेल होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रंट सेल बोलते हैं। जैसे कि SQL सेल से इसको हम लोग इक्विवेलेंट अज्यूम कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम लोग समझ लेते हैं अपाचे पिग जो कि एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है, ह्यूज डेटा सेट्स पे वर्क करता है, प्रोसेस फिल्टर या फिर ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। तो जो पिग होता है ना, वो दो तरीकों से वर्क कर सकता है। इसके एग्जीक्यूशन मोड्स जो हैं वो दो तरीके के हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा भी जाता है, ठीक है। एग्जीक्यूशन मोड्स, इसका एग्जैक्ट कंपैरिजन हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। लोकल मोड जो होता है ना, वो सिंपल मशीन पर रन करता है एनालिसिस, ठीक है, ये टेस्टिंग और लर्निंग के लिए यूज किया जाता है। जबकि मैप रेड्यूस मोड जो होता है, ये क्या होता है, हडूप क्लस्टर्स पे रन करता है। हडूप क्लस्टर्स के बारे में मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। और ये ह्यूज डेटा सेट्स के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा जो होगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे, बाइफर्केट कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर, फिर उसके बाद हम लोग रेप्लीकेट भी करते हैं। अब बाइफर्केट और रेप्लीकेट के बीच में क्या डिफरेंस है ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। लोकल मोड के अंदर सिंगल मशीन और मैप रेड्यूस मोड के अंदर हम लोग हडूप क्लस्टर का यूज करते हैं। हडूप क्लस्टर से ह्यूज डेटा, और सिंगल मशीन के अंदर स्मॉल डेटा, एस से स्मॉल, सिंगल, एच से हडूप क्लस्टर और ह्यूज डेटा, इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि पिग भी हमने पढ़ा, हाइव भी हमने पढ़ा, मैप रेड्यूस भी हमने पढ़ा, तो इनका बेसिकली क्या एक्चुअल में पर्पज होता है, ठीक है। तो देखो मैं सिंपल अगर एक्सप्लेन करूँ तो हाइव जो होता है ना, वो SQL यूजर के लिए होता है। पिग जो होता है वो प्रोग्रामर्स के लिए होता है, और जो मैप रेड्यूस होता है वो डेवलपर्स के लिए होता है, ठीक है। टेस्टिंग वगैरह एनालिसिस के लिए हम लोग मैप रेड्यूस का यूज करते हैं। पिग के बारे में और हाइव के बारे में पहले ही पढ़ रखा है। उनके बीच में जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं, जिनको तुम देख सकते हो, और एग्जाम के अंदर अगर आता है तो तुम आसानी से उसको लिख करके एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ पर वहीं सारे टॉपिक्स को जो कुछ PYQs आ सकते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन किया है। पिग और हाइव में डिफरेंस, पिग और SQL के अंदर डिफरेंस, पिग के बारे में भी हमने एक्सप्लेन किया है। अपाचे पिग जो है, अपाचे हाइव के बारे में भी एक्सप्लेन किया है। और स्टैंडर्ड SQL जो होते हैं उसके बारे में तुमने डेटाबेसेस के अंदर पढ़ा होगा कि ये स्टैंडर्ड RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यूज किए जाते हैं। और स्ट्रक्चर्ड डेटा इसके अंदर, ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर्ड क्या मतलब, टेबल्स के अंदर स्कीमा हमारी को फिक्स होती है कि ये कॉलम हो गया, ये ऐसे हो गया, कॉलम का नाम रिपीट नहीं हो सकता है, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मतलब फिक्स्ड होता है, क्योंकि ये मैथमेटिकल फंक्शन की तरह वर्क करता है। कौन, स्ट्रक्चर्ड या फिर बोले तो स्टैंडर्ड SQL जो होता है, स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज जो होता है। हमने हिव पिग के बारे में एक्सप्लेन कर लिया, समझ भी लिया हमने उनके बारे में। हाइव पिग और मैप्रेड्यूस के बारे में हमने समझ लिया। अब हम लोग अपाचे फ्लूम के बारे में समझते हैं। फ्लूम जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड टूल होते हैं जिनका यूज किया जाता है लॉग डेटा को कलेक्ट करने के लिए, उनको एग्रीगेट करने के लिए, साथ के साथ हडूप में ट्रांसफर करने के लिए हम लोग इनका यूज करते हैं, ठीक है। सिंपल मीनिंग ऐसे समझो कि ये क्या करते हैं, कंटिन्यूसली डेटा को कलेक्ट करके हडूप के अंदर भेजने के काम करते हैं ये, ठीक है। जैसे फेसबुक के या फिर वेबसाइट पर जो क्लिक लॉग होते हैं उनको हम लोग हडूप के अंदर भेजते हैं। इनका यूज इनके लिए जो फ्लू, ऐसे समझो ना कि जैसे तुम्हारे पास क्या है, जैसे कुएं के अंदर पानी है, और कुएं के अंदर पानी है तो उसको घर तक पहुंचाने के लिए, जैसे पुराने ज़माने में जो वुमेन होती थी वो दूर तक चल के जाती थी, तो वो वुमेन क्या कर रही हैं, जो घर है उसको समझो हडूप, और जो एक्चुअल डेटा है जो कि है वहाँ पर वाटर जो है उसको तुम समझो मतलब एक डेटा की तरह, बिग डेटा की तरह जूम करो, तो उसको क्या करते हैं जब हम लोग ले करके आते हैं, मतलब उसको हम लोग भेजते हैं हडूप के पास, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लूम। तो यहाँ पर फीमेल फ्लूम्स हैं होती हैं, जैसे अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम लोग समझना चाहें तो ये समझ सकते हैं, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जो फ्लूम होता है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड टूल होता है जो कि कलेक्ट, एग्रीगेट और मोर मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा को हडूप के पास भेजने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है।
फ्लूम जरूरी क्यों है? क्योंकि बिग कंपनी जो होती है ना, उनके अंदर डेटा जो होता है वो कंटिन्यूअसली जनरेट होता है, ठीक है, जैसे कि सोशल मीडिया के फीड या फिर सेंसर डेटा। तो फ्लूम जो होता है ना, इनको हडूप के अंदर इफिशिएंटली ट्रांसफर करता है। मेन कंपोनेंट्स ऑफ फ्लूम की बात करें तो सोर्स, चैनल और सिंक। सोर्स के अंदर क्या होता है, ये डेटा कलेक्शन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, जैसे कि इवेंट्स वगैरह। और चैनल जो होता है वो टेम्प्रोरी इनको स्टोर करता है, ठीक है, डेटा को टेम्प्रोरी होल्ड करने के लिए चैनल्स का यूज करते हैं। सिंक जो होता है वो डेटा को फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है, जो कि हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम्स होती हैं उनके अंदर, क्योंकि यही तो स्टोरेज के लिए यूज की जाती हैं या फिर एचबेस इनके अंदर आ जाती हैं। तो फ्लूम के फ्लो की बात करें तो सबसे पहले सोर्स, चैनल, सिंक, ठीक है, इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग अपाचे स्क्यूप के बारे में पढ़ लेते हैं। स्क्यूप जो होता है ना, वो एक डेटा ट्रांसफर टूल होता है। फ्लूम जो होता है वो डेटा को ट्रांसफर करता है हडूप के अंदर, जबकि अपाचे स्कूप और इंजेक्शन मैट्रिक्स, इनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो जो अपाचे स्क्यूप होता है ना, वो क्या करता है कि स्क्यूप एक डेटा ट्रांसफर टूल होता है जो कि डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है रिलेशनल डेटाबेसेस के बीच में या फिर हडूप के बीच में। सिंपल मीनिंग ऐसे समझो कि डेटाबेस जो होता है वो हडूप डेटा ट्रांसफर के अंदर आता है। अब पूछा जाएगा कि स्क्यूप की ज़रूरत क्या होती है कंपनी के पास। जैसे मान लो कि हम बोलते हैं हमारे पास जैसे ओरेकल या फिर माई एसक्यूएल या फिर एसक्यूएल सर्वर जो होती हैं, उनके अंदर डेटा बहुत ज़्यादा स्टोर्ड होती हैं, ठीक है। तो स्क्यूप क्या करता है, उस डेटा को हडूप के अंदर इंपोर्ट कर देता है या फिर हडूप के अंदर एक्सपोर्ट भी करता है, ठीक है। इसके अंदर दो मेन ऑपरेटर्स जो हैं वो क्या है, सबसे पहले इंपोर्ट है, डेटाबेस को हम लोग हडूप के अंदर डालते हैं, और एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो जाएगा, हडूप से हम लोग डेटाबेस के अंदर डालते हैं। वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि आरडीबीएमएस से हडूप की तरफ लेफ्ट से राइट एरो शो किया गया है, तो यही काम स्कूप करता है। ये दोनों तरफ का काम कर सकता है, पानी लेकर के भी जा सकता है और घर से पानी लेकर के भी आ सकता है। जबकि उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हडूप के अंदर केवल ट्रांसफर करते हैं। किसके अंदर, ये तुम बता सकते हो, अपाचे फ्लूम के अंदर, ठीक है। तो फ्लूम के अंदर वहीं हम लोग यूज करते हैं। और इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो अपाचे फ्लूम जो होते हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड लॉग डेटा पे काम करते हैं, और स्क्यूप जो होता है एस से स्क्यूप यानी कि स्ट्रक्चर डेटा पे ये काम करते हैं। ये बैच का बैच ट्रांसफर करते हैं, जबकि ये जो होता है वो स्ट्रीमिंग या फिर कंटिन्यूअस के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली बात है, ठीक है। फिल्म जो होता है वो रियल टाइम बेसिस के लिए यूज किया जाता है, और स्क्यूप जो होता है वो किस लिए यूज किया जाता है, डेटाबेस को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम लोग यार्न के बारे में समझ लेते हैं। येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर, ठीक है। यार्न का जो मेन काम होता है वो हडूप क्लस्टर के अंदर जो होती हैं उनको सीपीयू, मेमोरी और रिसोर्सेज और जॉब शेड्यूलिंग को मैनेज करना, ठीक है। यानी कि जो हडूप क्लस्टर्स हमने बना रखे हैं उनके सीपीयू को प्रॉपर्ली मैनेज करता है। ये क्लस्टर्स का मतलब समझते हो, बताया था मैंने, छोटे छोटे कंप्यूटर्स के अंदर हम लोग डेटा को डिवाइड कर देते हैं, उनके रिसोर्सेज, मेमोरी, जॉब शेड्यूलिंग, इन सबको मैनेज करने के लिए। तो ऐसे बोलो तो यार्न जो होता है वो क्या करता है, रिसोर्स मैनेजर की तरह काम करता है, ठीक है। पुराने हडूप जो होते थे ना, उनके अंदर प्रोसेसिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट दोनों एक साथ होते थे। इसके केस में परफॉर्मेंस की इशू हो जाती थी, इसी की वजह से यार्न यूज किया गया, जिसका मेन काम क्या होता है कि रिसोर्सेज जो होती हैं उनको अलग तरीके से मैनेज किया जाए। इसके इसेंशियल कंपोनेंट क्या होते हैं, रिसोर्स मैनेजर जो कि मेन मास्टर कंपोनेंट होता है, जो कि रिसोर्सेज का अलोकेशन प्रोवाइड करता है। फिर आ जाता है नोड मैनेजर, जो कि नोड या फिर मशीन पर चलता है, इसका काम होता है नोड्स को मॉनिटर करना, ठीक है, हमने पढ़ रखा है। एप्लीकेशन मास्टर जो होते हैं वो एक एप्लीकेशन या जॉब को मैनेज करते हैं। और फिर आते हैं कंटेनर, जो कि क्या करते हैं कि सीपीयू या फिर रैम प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशंस को, ठीक है। तो वर्किंग की बात करें तो सबसे पहले क्या एक्सप्लेन किया गया है इसके अंदर, वर्किंग की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जैसे क्लाइंट, क्लाइंट के बाद बेसिकली क्या हो जाता है, रिसोर्स मैनेजर, नोड मैनेजर, और फिर आते हैं कंटेनर। वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि कंपोनेंट सबसे पहले हमने क्लाइंट यानी कि रिसोर्स मैनेजर, जो हमारा क्लाइंट हो गया वो रिसोर्स मैनेजर, फिर नोड मैनेजर, फिर एप्लीकेशन मास्टर और फिर कंटेनर, ठीक है। तो रिसोर्स मैनेजर के अंदर भी हम लोगों ने पढ़ लिया नोड मैनेजर, तो अलग अलग नोड्स मैनेजर हैं उनको, इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। रिसोर्सेज जो होता है वो ग्लोबली हम लोग अलोकेट करने के लिए हम लोग रिसोर्स मैनेजर का यूज करते हैं, ठीक है। तो आरएम जो रिसोर्स मैनेजर होता है वो रिसोर्स देता है, एनएम जो होता है वो नोड्स को संभालता है, और एएम जो होता है वो एप्लीकेशन को ओवरऑल संभालता है, ठीक है। ऐसे समझो कि कॉलेज लैब जो है उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट काम कर रहे हैं, ठीक है। तो टीचर जो होगा वो क्या करेगा, एक रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो जो टीचर है ना वो क्या करेगा, यार्न की तरह काम करता है, ठीक है। वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है रियल निंजाज ऑलवेज क्रिएट, यानी कि आरएम रिसोर्स मैनेजर, एनएम यानी कि नोड मैनेजर, और एएम यानी कि एप्लीकेशन मास्टर, और जो फाइनल हो गया क्रिएट यानी कि कंटेनर्स। इसके जो इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं यार्न के वो यहाँ पर शो किया गया है। उसी चीज़ को जो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि ओवरऑल कैसे ये पूरी यूनिट काम करती है, उसी चीज़ को हमें यहाँ पर समझना होता है कि जो आरडीबीएम में से डेटा होता है उसको हम लोग हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के अंदर स्क्यूब से लेकर के आते हैं। जो वेब लॉग से डेटा होती हैं, जो कि कंटिन्यूअस डेटा होती हैं, उसको हम लोग फ्लूम से क्या करते हैं, लेकर के आते हैं। वेब लॉग्स को कुआं समझो, कुएं से तुम रिलेट कर पाओगे आसानी से। कुएं से पानी लेकर के हम लोग आते हैं, वाटर जो होता है उसको लेकर के आते हैं फ्लूम्स यानी कि फीमेल्स के थ्रू। और आरडीबीएमएस डेटा जो होती हैं जो कि बैचेस के अंदर आती हैं उसको हम लोग स्क्यूब के थ्रू लेकर के आते हैं। ये हो गया इंजेक्शन फेज, मतलब डेटा कहाँ से आएगा, ठीक है। स्टोरेज के लिए हम लोग हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का यूज करते हैं। ये ओवरऑल हडूप इकोसिस्टम का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी यूनिट का एक अच्छा तरीका से स्टोरी याद करने का तरीका है, ठीक है। फिर आ जाता है प्रोसेसिंग फेज, जिसके अंदर हम लोगों ने हाइप और पिक के बारे में पढ़ा। तो हाइप जो होता है वो एसक्यूएल के डेटा को एनालिसिस करने के लिए यूज किया जाता है। पिक जो होता है वो डेटा को स्क्रिप्टर यहाँ पे दिया गया है अभी,
पिग क्या होता है ये मैंने एक्सप्लेन कर रखा है अच्छे तरीके से। हाइव और पिग के बीच में डिफरेंस भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। ये पूरी स्टोरी को क्लियर कर सकता है। और अलग अलग क्लस्टर्स को कैसे रिसोर्स अलोकेट करना है उसके लिए हम लोग यूज करेंगे यार्न, यानी कि येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। ठीक है, उसके अंदर हमने पढ़ा ना, रियल निंजाज ऑलवेज क्रिएट, इसके जो इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं यार्न के, वो यहाँ पर वही एक्सप्लेन किया गया है। मैंने 2 बार इसको इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि ये यूनिट थोड़ी कंफ्यूजिंग है, पर जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है 2 बार 3 बार कहानी के थ्रू, अभी ये काफ़ी क्लियर हो चुकी है। फ्लूम को फीमेल से याद कर सकते हो, स्क्यूब फ्लूम की तरह ही होता है, लेकिन ये आरडीबीएमएस का बैचेस में ट्रांसफर करता है। यार्न जो होता है वो रिसोर्सेज को मैनेज करता है, किसके, हडूप क्लस्टर्स के रिसोर्स अलोकेट करता है, अलग अलग काम ये करता है, जिसके अंदर हमने रियल निंजाज ऑलवेज क्रिएट याद किए, इसके एसेंशियल कंपोनेंट्स को। पिग और हाइव के बारे में भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है अच्छे तरीके से। तो देख सकते हो इस यूनिट के अंदर हमें किन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब हम लोग यूनिट 4 की तरफ चलते हैं। एक टॉपिक है एच बेस, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, पिछली यूनिट 3rd यूनिट से रिलेटेड ही है। एच बेस जो होता है वो भी स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये फास्ट रैंडम हमें एक्सेस प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, यही बेसिकली इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसके अंदर जो 4th यूनिट है उसके अंदर NoSQL, MongoDB और अपाचे स्पार्क के बारे में अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। अब हम लोग यूनिट 4 के अंदर सबसे पहले टॉपिक NoSQL डेटाबेसेस के बारे में समझ लेते हैं। NoSQL का मतलब जानते हो क्या होता है? नॉट ओनली एसक्यूएल। NoSQL जो होता है वो एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता है, जो कि ह्यूज डेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और फ्लेक्सिबल स्कीमा जो होती हैं उनको हैंडल करने के लिए बनाया गया। ठीक है, तो हमने पिछली यूनिट के अंदर स्टोरेज के बारे में पढ़ा और रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है, क्लस्टर्स, कंप्यूटर्स को, उनके बारे में समझा। अब यहाँ पर हम लोग क्या समझ रहे हैं कि जो टेबल्स हमारे पास हैं, डेटा सेट्स हैं, या कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स अलग अलग हैं, या फिर फ्लेक्सिबल स्कीमा जो कि ऐसे टेबल्स हैं जो कि कंटिन्यूसली चेंज कर सकते हैं, उनको हैंडल करने के लिए हमने NoSQL को यूज किया। ठीक है, तो ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेस जो थी वो फिक्स्ड होती थी, मैंने एक्सप्लेन किया। ह्यूज डेटा पर इनका परफॉर्मेंस स्लो हो जाता था। इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं NoSQL, यानी कि नॉट ओनली एसक्यूएल को। इसके कुछ मेन फीचर्स की बात करें तो स्कीमा लेस होता है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है, स्केलेबिलिटी हाई होती है, फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर, मतलब ये डिवाइड होता है, प्रोसेसिंग फास्ट होता है, और जो डेटा स्टोरेज इसकी ओवरऑल होती है वो काफ़ी फास्ट होती है। ठीक है, स्कीमा लेस का मतलब जानते हो क्या होता है कि टेबल स्ट्रक्चर हमें पहले डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है, जबकि रिलेशनल डेटाबेस के अंदर पहले तुम्हें टेबल बनाना पड़ेगा, कॉलम्स वगैरह बतानी पड़ेंगी। तो ये यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वहीं एक्सप्लेन किया गया है, सो तुम ऐसे समझ सकते हो। अब हम लोग 4 पिलर्स ऑफ NoSQL यानी कि नॉट ओनली एसक्यूएल के बारे में समझ लेते हैं। जो 4 पिलर्स हैं, सबसे पहले की वैल्यू के अंदर, फिर हमने डॉक्यूमेंट के बारे में समझा, फिर कॉलम ओरिएंटेड के बारे में समझना है, और फिर ग्राफ के बारे में समझना है। तो देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हमारे पास एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहले है की वैल्यू, जो कि की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो होते हैं DynamoDB या फिर Redis, इसके अंदर आते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट्स। सेकंड पिलर जो है वो डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि हम लोग डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करेंगे JSON, BSON या फिर XML के अंदर। ठीक है, इसके एग्जांपल हो जाएंगे MongoDB। थर्ड नंबर पर आता है कॉलम ओरिएंटेड। ठीक है, मतलब ये पिलर्स हैं किस तरीके से हम लोग बेसिकली नॉट ओनली एसक्यूएल का यूज कर सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी अचीव करने के लिए। कॉलम ओरिएंटेड का मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे डेटा को कॉलम के अंदर स्टोर करेंगे कि रोज के अंदर नहीं। ये समझ में आ गया, मतलब कॉलम को प्रायोरिटी देंगे हम लोग यहाँ पर। फिर आ जाता है ग्राफ। ग्राफ के अंदर क्या एक्सप्लेन किया गया है कि हम लोग जो रिलेशनशिप्स हैं उनको ग्राफ का यूज करके स्टोर करेंगे। ठीक है, वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, उसी का एग्जांपल यहाँ पर शो किया गया है। ठीक है, तो 4 पिलर्स कौन कौन से हो गए? या तो हम लोग की वैल्यू के टर्म्स में स्टोर कर सकते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट्स के टर्म्स में स्टोर कर सकते हैं। कॉलम ओरिएंटेड, जिसके अंदर हम लोग रो को प्रायोरिटी नहीं देंगे, कॉलम को प्रायोरिटी देंगे। और ग्राफ के अंदर हम लोग क्या करेंगे? रिलेशनशिप को ग्राफ का यूज करके स्टोर करेंगे। ठीक है, जैसे y = mx + c हुआ तो इसके अंदर x और y के बीच में रिलेशनशिप है, तो उसको हम लोग ग्राफ के टर्म्स में स्टोर करेंगे, जिसके लिए हम लोग टूल्स कौन से यूज करते हैं? OrientDB या फिर Neo4j। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो रिलेशनल डेटाबेस है एसक्यूएल और नो ओनली एसक्यूएल डेटाबेसेस के अंदर क्या डिफरेंस होता है? मॉडल के अंदर पता चल ही चुका है कि फ्लेक्सिबल होता है, नॉट ओनली एसक्यूएल। स्कीमा की बात करें तो डायनेमिक होता है इसके अंदर, क्योंकि हमें पहले डिफाइन नहीं करना पड़ता है ना। इसके अंदर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होता है, और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होता है ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था। क्यूरी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो रिलेशनल होता है उसके अंदर हम लोग एसक्यूएल यूज करते हैं, डीबीएमएस को रिलेट करते चलो। जबकि इसके अंदर क्या होता है, नॉट ओनली एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर इसके हम लोग डिफरेंट क्यूरी के मेथड्स को यूज कर सकते हैं। बिग और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए नॉट ओनली एसक्यूएल हमें यूज करना होता है। ठीक है, एडवांटेज की बात करें ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब लिमिटेशंस की बात करें तो इसके अंदर स्टैंडर्डाइजेशन यानी फिक्स रूल्स और प्रोसीजर्स जो हमने बना रखे होते हैं वो कम होते हैं। साथ के साथ इसके अंदर जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं। और इसके अंदर सिक्योरिटी की कंसर्न्स होते हैं, क्योंकि टेबल को कोई भी आ सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है, स्कीमा के अंदर चेंज कर सकता है। इसी की वजह से डेटा कंसिस्टेंसी के अंदर इशू आता है, मतलब डेटा जो हमने बना रखा है क्या वो अगर डिफरेंट ऑपरेशन अप्लाई हुए तो वो सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन रिलेशनल डेटाबेस के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एक टेबल जो हमने बना लिया एम्प्लॉय का वो फिक्स रहेगा। फिक्स इन द सेंस कि उसके अंदर तुम कॉलम्स वगैरह, रो वगैरह ऐड नहीं कर सकते हो। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मेरे को याद है मेरे से वाइवा में पूछा गया था कि MongoDB क्या होता है। मैंने तो ये बताया था कि बेसिकली नॉट ओनली एसक्यूएल बेस्ड ये होता है, लेकिन
उसके बाद मैं कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो उसको मैंने पढ़ा और अच्छे से समझा। तो जो मोंगोडीबी होता है वो तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, नॉट ओनली एसक्यूएल पे बेस्ड होता ही है, साथ के साथ ये डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस होता है। यानी मोंगोडीबी के अंदर जो डेटा होता है उसको हम लोग टेबल्स में नहीं डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में स्टोर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मतलब इसको प्रायोरिटी जो दी जाती है वो डॉक्यूमेंट के टर्म्स में दी जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जब बाकी सारे हमारे पास डेटाबेसेस हैं ट्रेडिशनल जो हैं अवेलेबल, उसके बजाय हम लोग इसको यूज क्यों करते हैं। तो भाई हमने पढ़ा ना कि इस यूनिट के अंदर मेन जो हमारा एम है वो फ्लेक्सिबिलिटी होता है। तो वहीं मोंगोडीबी जो होता है वो हमें फ्लेक्सिबल स्कीमा प्रोवाइड करता है, जिसके यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि बड़े डेटा एप्लीकेशंस को मोंगोडीबी के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मोंगोडीबी का स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले सबसे ऊपर होता है डेटाबेस, फिर उसका कलेक्शन, फिर आ जाता है डॉक्यूमेंट्स, जो कि यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। डेटाबेस जो होता है वो मल्टीपल कलेक्शंस का ग्रुप होता है, जबकि जो कलेक्शन होता है वो टेबल्स के जैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो एक्चुअल डेटा को स्टोर करते हैं, जैसे कि जेसॉन के अंदर या फिर BSON या फिर अलग अलग फॉर्मेट्स के अंदर। वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। जो टेबल होते हैं वो इस पूरे के टेबल के अंदर बेसिकली क्या एक्सप्लेन किया गया है कि मतलब जो ओवरऑल मोंगोडीबी का आर्किटेक्चर है या फिर स्ट्रक्चर जो होता है वो किस प्रकार से फॉलो करता है। सबसे पहले डेटाबेस जो कि ह्यूज कलेक्शंस होता है, ठीक है, मल्टीपल कलेक्शंस का ग्रुप, ठीक है। और कलेक्शन जो होती हैं वो क्या करती हैं, मल्टीपल टेबल जैसे कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एक्चुअल डेटा को स्टोर करके रखते हैं। वहीं यहाँ पे जैसे एक्सप्लेन किया गया है कि डॉक्यूमेंट की बात करें तो नेम जैसे कि इसका राहुल हो गया, एज जैसे क्या हो गया इसका 21 हो गया, सिटी के अंदर भी कुछ लिख सकते हैं। BSON क्या होता है, BSON जो होता है वो होता है बाइनरी जेसन, ठीक है। मोंगोडीबी जो होता है वो इंटरनली BSON का यूज करता है, वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। सबसे पहले डी, फिर सी और फिर डी। सबसे ऊपर हमने पढ़ा डॉक्यूमेंट, डेटाबेस, सबसे अंदर पढ़ा डॉक्यूमेंट, ठीक है। डेटाबेस ह्यूज कलेक्शन, बेसिकली कलेक्शंस का एक ग्रुप हो गया। फिर आता है डॉक्यूमेंट, इसके बारे में भी हमने समझ लिया, जो कि मोंगोडीबी यूज करता है क्योंकि डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड होता है, ठीक है। और ये जो कोड है ये समझ सकते हो, सबसे पहले नेम हमने डिफाइन किया, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने एज भी डिफाइन किया। लेकिन यहाँ पर जो स्कीमा है वो क्या है, फ्लेक्सिबल है। मतलब जो टेबल है वो फ्लेक्सिबल है, इसके अंदर हम लोग रोज कॉलम्स ऐड भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट देखा है, पूछा जाता है क्रूड ऑपरेशंस इन मोंगोडीबी क्या होता है, बताओ भाई। क्रूड ऑपरेशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनका यूज हम लोग करते हैं। जो डेटाबेसेस के बारे में हमने पढ़ा ना, तो मोंगोडीबी के बारे में हमने समझा कि इसका किस लिए यूज करते हैं। तो जो क्रूड ऑपरेशंस होते हैं मोंगोडीबी के अंदर वो किस लिए यूज किए जाते हैं, डेटाबेसेस के अंदर डेटा को ऐड करने के लिए, व्यू करने के लिए, या कि मॉडिफाई और डिलीट करने के लिए हम लोग इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी के लिए ये ऑपरेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं। क्रिएट यानी कि इंसर्ट, रीड यानी कि रिट्रीव, और फिर आते हैं अपडेट यानी कि मॉडिफाई कर सकते हैं, और डिलीट यानी कि हम लोग रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रिएट का मेन पर्पज होता है कि नया डेटा इंसर्ट करना। जैसे हमने नेम और एज इंसर्ट किया है ना, तो जब हम लोग db.student.insert लिखेंगे तो हम लोग क्या कर देंगे, नया डेटा इंसर्ट कर देंगे राहुल और 21 के कॉरस्पॉन्डिंग या फिर 20 के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। स्टूडेंट कलेक्शन में क्या कर देगा, नया डॉक्यूमेंट को ये ऐड कर देगा, ठीक है। तो हमने इंसर्ट किया है अमन और 20 के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। अमन और यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, मैं राहुल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा था। सेकंड जो है वो है रीड ऑपरेशन, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो स्टोर्ड डेटा है उसको हम लोग इजीली, रीड का मतलब जानते हो क्या होता है, देख सकते हैं उसको, ऑब्जर्व कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने db.student.insert लिखा, क्रिएट किया, db.student.find लिखेंगे हम लोग, क्योंकि इसके अंदर फाइंड कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं, ठीक है। तो कलेक्शन के डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे हमारे को क्या हो जाएंगे, शो हो जाएंगे, ठीक है। अगर किसी स्पेसिफिक को देखना है तो हम लोग लिख देंगे फाइंड के अंदर बेसिकली क्या लिख देंगे, फिर नेम इज इक्वल टू राहुल इज इक्वल टू क्या, मतलब जो हम लोग जिस तरीके से यहाँ पर हमने लिख रखा है नेम अमन, उसी तरीके से यहाँ पर चिपका दो, ये हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो रीड का मतलब क्या हो जाएगा, डेटा को देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अपडेट बेसिकली मॉडिफाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, db.student.update नेम और एज देख रहे हो ना, मॉडिफाई कर लिया हमने, एज जो 20 था उसको हमने 21 बना दिया, ठीक है। और फिर आ जाता है हमारे पास जो लास्ट ऑपरेशन होता है, जो कि हमारे को डिलीट ऑपरेशंस के बारे में पढ़ना है। तो डेटा को हम लोग रिमूव कर सकते हैं, db.student.remove का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारे डेटा बेसिस हमने क्रिएट कर रखे हैं उनके अंदर से कुछ पर्टिकुलर डेटा को हम लोग हटा सकते हैं। अब इसकी वजह से एडवांटेज क्या होगा कि हम लोग डेटा को प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे, ऑपरेशंस जो होंगे वो फ्लेक्सिबल होंगे, फास्टली हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, और डायनेमिक स्कीमा को हम लोग हैंडल कर सकते हैं इजिली, इनका यूज करके क्रूड ऑपरेशंस इन मोंगोडीबी। अब हम लोग एडवांस्ड मोंगोडीबी के बारे में समझ लेते हैं। तो इसके अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है, इसका यूज करके हम लोग अपने सर्चिंग ऑपरेशन जो हैं उनको फास्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे समझो कि इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है, इंडेक्स जो होते हैं ना वो डेटाबेसेस को एक्सेस करने के लिए एक शॉर्टकट्स बोल सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे बुक के लास्ट पेज में क्या होता है, बुक के लास्ट पेज में ऐसे नहीं होता है, पीछे एकदम कुछ मीनिंग वगैरह दिया होता है कि ए के सारे शब्द यहाँ पर हैं, बी से रिलेटेड जो भी शब्द हैं यहाँ पर हैं, या फिर इस पर्टिकुलर टॉपिक को असहयोग आंदोलन तुम देखना चाहते हो तो वो इस पेज के अंदर है, बी के अंदर कोई आ जाएगा तो ये इसके अंदर दिखेगा सी। तो वो क्या करते हैं, वही काम इंडेक्सिंग के अंदर मोंगोडीबी के अंदर मतलब इंडेक्सिंग करते हैं कि हम लोग इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, इजीली सर्च कर सकते हैं। अगर हम लोग ये पेज नहीं लिखेंगे तो इसके केस में प्रॉब्लम आता है, हालांकि वो पेज तुमने यूज नहीं किया होगा पर उस पेज का पर्पज यही होता है, ठीक है। तो इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं, जैसे db.student.create index name 1,
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके थ्रू हम लोग फास्टर सर्चिंग कर पाएंगे, बेटर परफॉर्मेंस और सॉर्टिंग ऑपरेशन जो होंगे वो फास्ट हो जाएंगे। रेप्लिकेशन के बारे में हमने पहले भी पढ़ रखा है कि सेम डेटा की कॉपीज को मल्टीपल सर्वर पर हम लोग क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, जिसके थ्रू हमें क्या मिलता है कि अगर एक सर्वर फेल भी हो जाता है तो दूसरा सर्वर हमें डेटा प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, इसके अंदर मास्टर स्लेव और पीयर टू पीयर यूज किया गया। ठीक है, सारे के सारे नोड इक्वल होते हैं, या फिर मास्टर स्लेव के बारे में हमने पढ़ा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसके थ्रू हम लोग फॉल्ट टॉलरेंस को अचीव होगा, फिर बेसिकली बैकअप हमारे पास होगा और अवेलेबिलिटी भी इसके अंदर अचीव होता है। ठीक है, जैसे बैंकिंग का सर्वर अगर क्रैश कर जाए तो अगर बैकअप सर्वर होगा ना तो वो काम करेगा। फिर आ जाता है एसिड प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर एटोमिसिटी, जिसके बारे में पढ़ा ना कि पूरा ट्रांजेक्शन जब तक कंप्लीट होगा, क्योंकि ये भी तो बेसिकली उसी पे बेस्ड है ना, NoSQL बेस्ड डेटाबेस है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि प्रॉपर्टी नहीं चलेंगी। सिंस हमने इसको मोंगोडीबी को एक्सप्लेन किया है अच्छे से, तो उसके अंदर क्या होता है, ये डेटा बेसिस पर ही वर्क करते हैं। तो डेटा बेसिस पर जब वर्क करते हैं तो जो ओवरऑल ऑपरेशंस होते हैं, जो तुमने डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS के अंदर पढ़ा होगा, एसिड प्रॉपर्टीज, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, इंटीग्रिटी के बारे में, वो यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो एटोमिसिटी का मतलब क्या हो जाएगा कि पूरा ट्रांजेक्शन होगा या बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, जैसे बैंक से अगर पैसा हम ट्रांसफ़र करते हैं तो या तो पूरा पैसा मतलब पैसा डिडक्ट भी हो और रिसीव भी हो, दोनों एक साथ होना चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होगा कि डेटाबेस हमेशा वैलिड स्टेट में रहना चाहिए, मतलब उसके अंदर कोई ऐसे इनपुट या फिर कोई ऐसे बेसिकली हम लोग डेटा ना इनपुट कर दें जो कि इनवैलिड हो, जो कि कंसिस्टेंट ना हो हमारे डेटाबेस के अकॉर्डिंग। आइसोलेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि जो मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स होंगे वो एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। और ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा, डेटा परमानेंटली सेव होना चाहिए। ठीक है, तो मोंगोडीबी और एसिड को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि जो मॉडर्न मोंगोडीबी होती है ना, वो एसिड ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करती हैं, क्योंकि एसिड प्रॉपर्टी जो है ना वो एक फंडामेंटल बेस है। अगर डेटाबेस तुम बना रहे हो तो इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना ही होगा, ऐसे तुम बोल सकते हो। ठीक है, इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल जो मैंने ATM का ट्रांजेक्शन बनाया है, जो कि सेफ होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए और दोनों साइड का मतलब कंप्लीट होना चाहिए, रिसीव एज वेल एज ट्रांसफर। अब हम लोग अपाचे स्पार्क के बारे में समझ लेते हैं, जो कि हाई स्पीड प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये फास्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड और बिग डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क होता है। सिंपल अगर मैं बात एक्सप्लेन करूं तो स्पार्क जो होता है ना, वो ह्यूज डेटा को बहुत फास्टली प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब जो हमारा स्पार्क है वो क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, स्पार्क इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि जो हडूप का मैप रिड्यूस फीचर था वो स्लो था, जिसके अंदर डेटा जो क्यों क्यों स्लो था, क्योंकि हमने पढ़ा ना जो मैप रिड्यूस था उसके अंदर डेटा को हम लोग को डिस्क पर बार बार जाकर के स्टोर करना पड़ता था, जबकि जो स्पार्क है ना उसके अंदर क्या होता है कि मेमोरी के अंदर ही प्रोसेसिंग होती है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी फास्टली डेटा को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं या फिर प्रोसेसिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इन मेमोरी प्रोसेसिंग इसके अंदर बेसिकली होती है, इसी की वजह से ये फास्ट होता है कंप्यूटेशन। तो एक्सप्लेन कर दिया मैंने, बार बार हमें बेसिकली क्या करना होता है, डिस्क को बार बार यूज नहीं करना होता है। स्पार्क का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, बिग डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग वगैरह के अंदर इनका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है स्पार्क के जो फीचर्स की बात करें, फास्ट प्रोसेसिंग, इन मेमोरी कंप्यूटेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग यानी कि मल्टीपल मशीन्स पर ये काम करता है डेटा के प्रोसेसिंग को, फॉल्ट टॉलरेंस यानी कि नोड अगर फेल भी होते हैं तो रिकवरी पॉसिबल। नोड कौन से जो हमने पढ़ रखा था ना, सेकेंडरी नोड, सेकेंडरी बेसिकली मास्टर नोड पढ़ रखा था, स्लेव नोड, तो उनके अंदर कोई अगर फेल भी हो जाते हैं तो रिकवरी हमारे लिए इजीली पॉसिबल होती है, वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। फिर आता है इजी इंटीग्रेशन, यानी कि हडूप इकोसिस्टम के साथ ही इजीली काम कर पाता है। ठीक है, स्पार्क जो होता है वो हडूप के साथ यूज किया जाता है, ये हमने समझ लिया। स्पार्क की आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पर बेसिकली एक्सप्लेन नहीं किया गया है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ड्राइवर, क्लस्टर और वर्कर नोड्स, कुछ इस तरीके से ये इसके अंदर हम लोग बनाते हैं। ठीक है, उतने डीप डाइव करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो जो स्पार्क होता है वो बेसिकली वर्क किसके साथ डायरेक्टली करता है, हाइव के साथ, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम और HBase के साथ ये प्रॉपरली काम करता है। हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम क्या होती है एक्सप्लेन कर दिया है, हाइव क्या होता है एक्सप्लेन कर दिया है, HBase क्या होता है एक्सप्लेन कर दिया है प्रॉपरली। अब हम लोग RDD यानी कि द हार्ट ऑफ अपाचे स्पार्क के बारे में समझ लेते हैं। RDD जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा कलेक्शंस होते हैं, जो कि मल्टीपल मशीन जो होती हैं ना उन पे डेटा को स्टोर करने और प्रोसेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, इनका जो मेन काम होता है वो बड़े डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके क्लस्टर मशीन पर प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये फॉल्ट टॉलरेंट होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, यूनिफाइड डेटा सेट जो हमारे पास होती है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर नोड पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या होता है कि जो एक कंप्लीट डेटा है ना उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, यही यहाँ पर मेन पर्पज होता है। फीचर्स की बात करें तो जो फीचर्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि मल्टीपल डिवाइसेस पर डिवाइड कर देंगे। इम्यूटेबल यानी कि एक बार जब बन गया तो चेंज नहीं कर सकते। फॉल्ट टॉलरेंट का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर नोड फेल करता है तो हम लोग ऑटोमेटिकली रिकवर कर पाएंगे डेटा को। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब क्या हो गया कि एक साथ बहुत सारे जो नोड्स हैं वो काम कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। इसके एडवांटेज की बात करूँ तो स्पीड तेज मिलेगा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट आती है, वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, हाई स्पीड डिस्ट्रीब्यूटेड
एग्जीक्यूशन हमें मिलता है और रिकवरी भी मिलता है इसके अंदर। अब हम लोग अपाचे स्पार्क के ऊपर जो ऑपरेशंस मेनली परफॉर्म किए जाते हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। जो स्पार्क के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशंस यानी कि प्लान को बिल्ड करना, और एक्शंस यानी कि एग्जीक्यूशन पार्ट पे। तो स्पार्क के ऊपर ऑपरेशंस चाहिए क्यों? हमें इसलिए चाहिए क्योंकि डेटा को प्रोसेस करना है, फिल्टर करना है, मॉडिफाई करना है, उसके लिए ऑपरेशंस अलग अलग यूज किए जाते हैं अपाचे स्पार्क के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशंस का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग आरडीडी जिसके बारे में हमने पढ़ा ना, तो आरडीडी जो होती हैं उनको हमने पढ़ा कि डेटा को डिवाइड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो आरडीडी जब यूज कर लिए गए डिवीजन के लिए, तो उनके अंदर हमने पढ़ा ना कि अलग अलग ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने पड़ सकते हैं। वैसे आरडीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट। रेजिलिएंट से तुम याद समझ पा रहे हो क्यों, फॉल्ट टॉलरेंस इसके अंदर होता है, इम्यूटेबल, ये सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती हैं, उसकी वजह से हम लोग इसको रेजिलिएंट बोल पाते हैं। आगे आते हैं वापस से। तो स्पार्क के ऊपर जो मेन ऑपरेशन हुआ ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि एग्जिस्टिंग आरडीडी का यूज करके हम लोग नई आरडीडी बनाते हैं। ठीक है, इसके लिए जो ऑपरेशन यूज किए जाते हैं वो यूज किए जाते हैं मैप और फिल्टर। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग यूज कर सकते हैं आरडीडी डॉट मैप लिख सकते हैं, एक्स को एक्स स्टार 2 कर दो, मतलब एक्स की जो वैल्यूज हैं उनको क्या कर दो, मैप कर दो एक्स स्टार 2 से मल्टीप्लाई कर, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, फिल्टर का एग्जांपल क्या हो जाएगा कि एक्स जो है उसको तुम 10 से डिवाइड, मतलब एक्स ग्रेटर देन 10 यानी 10 से जो बड़ी वैल्यूज होंगी वो इसके अंदर आएंगी। सिंपल ऐसे समझो कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि नई आइडेंटिटीज को, रेजिलिएंट डेटाबेसेस को बनाने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, पुराने डेटाबेसेस का यूज करके। फिर जो सेकंड ऑपरेशंस है जो कि हम लोग अपाचे स्पार्क के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं वो होती हैं एक्शंस, यानी कि फाइनल रिजल्ट को रिटर्न करना। ठीक है, जैसे ही एक्शन हमारे पास आएगा ना, उसके केस में हम लोग क्या करेंगे, स्पार्क जो होगा वो एग्जीक्यूशंस को स्टार्ट कर देता है। इसके लिए हम लोग जो ऑपरेशंस एक्शंस यूज करते हैं वो होते हैं कलेक्ट, काउंट। ठीक है, कलेक्ट जो होता है वो पूरे का पूरा डेटा रिटर्न करता है, काउंट जो होता है वो सारे के सारे एलिमेंट्स को काउंट करता है, फर्स्ट जो होता है वो फर्स्ट एलिमेंट को रिटर्न कर देता है। ठीक है, जैसे आरडीडी हम लोग यूज करेंगे, आरडीडी के अंदर पढ़ रहे हैं तो आरडीडी डॉट काउंट लिख सकते हैं, आरडीडी डॉट कलेक्ट लिख सकते हैं। तो वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। ओवरऑल ऑपरेशन वर्क फ्लो की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास बेस डेटा जो होगा, फिर हम लोग मैप करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, फिर फिल्टर करेंगे उसके अंदर, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस का परफॉर्म कर पाएंगे जो ट्रांसफॉर्मेशन के ऑपरेशन हुए। फिर एक्शंस के जो एक्शंस होंगे वो हम लोग करेंगे, काउंट करेंगे, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग काउंट करने के लिए यूज करेंगे, और फिर हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, देखो स्पार्क के बारे में हमने समझा। जो स्पार्क होता है उसके अंदर जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो स्पार्क जो होता है वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, जैसे कि जावा, स्केला, पाइथन। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जो कॉमनली यूज की जाती हैं वो होती हैं जावा और साथ के साथ स्केला। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि स्पार्क के लिए प्रोग्रामिंग करना क्यों होता है। तो स्पार्क के लिए प्रोग्रामिंग इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इसके अंदर हम लोग एनालिटिक्स का यूज करते हैं या फिर बिग डेटा प्रोसेसिंग करते हैं, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोग्राम्स को रन करने के लिए हम लोग स्पार्क के अंदर प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। ठीक है, और अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि स्केला और जावा के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। जावा जो होती है ना वो ट्रेडिशनल लैंग्वेज है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामर्स जो होते हैं, जैसे हमने पढ़ा ना पुराने कुछ देर पहले भी, कि अगर जावा के अंदर हम लोग लिख नहीं पा रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास हाइव वगैरह होते हैं। तो उसी तरीके से फीचर्स जो इसकी बात करें तो फीचर्स एक्सप्लेन किया गया है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। जबकि प्रॉब्लम अगर हम लोग जावा कोड की बात करें तो इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, क्यों हमने स्केला की तरफ शिफ्ट किया, तो उसका मेन पर्पज ये था कि जावा के जो कोड होते हैं वो लंबे होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, वर्बोस यानी कि लंबे होते हैं, इसी की वजह से प्रॉब्लम होता है। तो जो स्पार्क की नेटिव लैंग्वेज होती है वो होती है स्केला। स्केला को हम लोग इसके अंदर यूज करते हैं। ठीक है, जो स्पार्क ओरिजिनली है वो स्केला के अंदर ही लिखा गया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर। ठीक है, तो जो बेसिक डिफरेंस है वो स्पार्क के अंदर हम लोग जावा की बजाय स्केला को यूज करते हैं, क्योंकि एक सेम कोड के लिए जावा के अंदर ज़्यादा लाइन्स लिखनी पड़ती हैं जबकि स्केला के अंदर कम लाइन्स के अंदर ही अपना काम हो जाता है। फिर उसके बाद स्केला का एडवांटेजेज एक्सप्लेन किया गया है, वहीं ऊपर का जो चीज़ है वहीं यहाँ पर है कि कंसाइज होता है, फंक्शनल प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस के अंदर होता है, कोड कम लिखना होता है, फास्टर हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं। स्पार्क के अंदर ईजी इंटीग्रेशन होता है क्योंकि स्पार्क जो है वो एक्चुअली स्केला के अंदर ही लिखा गया था, इसकी वजह से ये समझने वाली बात है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले की वैल्यू, नो एसक्यूएल, रेडिस या फिर डायनेमो डीबी जिसके अंदर हम लोग यूज करते हैं। की वैल्यू डेटाबेस क्या होता है, जो डेटाबेसेस होते हैं उनके अंदर डेटा जो स्टोर होता है वो की वैल्यू पेयर के टर्म्स में स्टोर होता है, जिसके बारे में मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर रखा है। इसका जो पॉपुलर एग्जांपल्स है वही है रेडिस और डायनेमो डीबी जो कि हमने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर जब आता है वो होता है डॉक्यूमेंट नो एसक्यूएल, जिसका मेन इंपॉर्टेंट जो है वो होता है मोंगो डीबी, जिसके बारे में हमने पढ़ा। डॉक्यूमेंट डेटाबेस क्या होता है, जो अपने डेटा होती है ना वो डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में स्टोर होती हैं, जैसे कि जेसॉन या फिर BSON के फॉर्मेट में। अब जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसके फॉर्म में स्टोर हो रही हैं, सॉरी जो डेटा है वो डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में स्टोर हो रही है। तो जैसे जेसॉन का जो एक्सटेंडेड फाइल होता है ना, उसके अंदर फ़ायदा क्या होता है कि जैसे मान लो नेम स्टोर कर सकते हैं, प्राइस स्टोर कर सकते हैं, इस तरीके से
हम लोग स्टोर कर सकते हैं, मतलब सिंपल डेटा के टर्म्स में हम लोग स्टोर कर सकते हैं। डेटा के टर्म्स में क्या, एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स के टर्म में, ठीक है। तो इसको हम लोग यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोडक्ट्स के पास डिफरेंट फ्लेक्सिबल एट्रीब्यूट्स होते हैं, साथ के साथ डायनेमिक स्कीमाज हम लोग इसके अंदर यूज कर सकते हैं मोंगोडीबी के अंदर। उसके बाद थर्ड आता है अपाचे स्पार्क, जो रियल लाइफ एप्लीकेशंस के अंदर हम लोग कैसे कैसे इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मोंगोडीबी को हमने समझा अभी कुछ देर पहले, उससे पहले हमने नो एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस जो थे उसके बारे में हमने समझा, जिसके अंदर रेडिस और डायनेमोडीबी आती हैं। फिर थर्ड जो है वो अपाचे स्पार्क। अपाचे इसका स्पार्क जो है उसका बेसिकली यूज किया जाता है, फास्ट बिग डेटा प्रोसेसिंग इंजन है ये। इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जो होते हैं वो फ्रॉड डिटेक्शन के अंदर यूज किया जाता है, या फिर बैंकिंग के एनालिसिस के अंदर यूज किया जाता है, या फिर रिकमेंडेशन सिस्टम्स के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा कि जो प्रोसेसिंग होती है अपाचे स्पार्क के अंदर वो क्या होती है, डायरेक्टली मेमोरी के अंदर होती है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है कंपेयर टू द स्टैंडर्ड मेथड्स जो हमारे पास अवेलेबल थे उसके कंपेरिजन में। हमने सारे टॉपिक्स लगभग कवर कर लिए हैं, तुम सिलेबस में भी जा करके देख सकते हो। नियरली एवरी टॉपिक हैज़ बिन कवर्ड। एक टॉपिक जो बच गई थी वो हम लोग यहाँ पर कवर लेते हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 के अंदर ही मैंने सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। जैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ, जो सिलेबस है उसके अंदर यूनिट 5 जो है ना, उसके अंदर हमें पढ़ना है पिक के बारे में, जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। हडूप इकोसिस्टम का फ्रेमवर्क ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। यूनिट 4 के अंदर स्केला, स्पार्क, मोंगोडीबी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नो एसक्यूएल डेटाबेसेस को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। हडूप इकोसिस्टम और यार्न को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और फिर हमने हडूप क्लस्टर स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी हमने समझ लिया यूनिट 3, और हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के अंदर भी जो सारे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो हमने समझ लिया। फिर यूनिट 2 के अंदर हमने हडूप और मैप रिड्यूस के बारे में भी समझ लिया, और यूनिट 1 के अंदर इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा हमने नियरली हर एक टॉपिक को समझ लिया है। अब हमारा जो मेन एम बचता है वो एच बेस जो बचा है, हडूप बेस, उसको हमें समझना है। तो हम उसको स्टार्ट करते हैं, समझना स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने तुम्हें एच बेस के बारे में थोड़ा डिटेल में बताया था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। देखो एच बेस क्या होता है। एच बेस जो होता है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम ओरिएंटेड और नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है, ठीक है। हमें HDFS के अंदर जो एच बेस है वो क्यों नीडेड होता है, क्योंकि एच बेस जो होता है ना वो स्टोरेज के लिए काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन फास्ट और रैंडम एक्सेस ये प्रोवाइड हमें नहीं करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम और हमें जो कि रियल टाइम पर रीड राइट ऑपरेशन के लिए जो हमें यूज करने होते हैं, मतलब हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम स्टोरेज के लिए हम लोग यूज करते हैं, साथ के साथ हमें रीड राइट उनके अंदर रियल टाइम बेसिस पर परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम लोग एच बेस यूज करते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है, ठीक है। हमने फीचर्स की बात करनी है, तो सबसे पहले कॉलम ओरिएंटेड जो मैंने बताया, रियल टाइम पर रीड और राइट हम लोग कर पाएंगे, उसी के लिए तो हम लोग इसको यूज करते हैं। हाईली स्केलेबल और फॉल्ट टॉलरेंट होता है, ठीक है। वहीं यहाँ पर सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। ये एच बेस का आर्किटेक्चर से भी क्वेश्चन आता है। जो इसका मेन होता है वो होता है एच मास्टर। एच मास्टर जो मेन कंट्रोलर होता है, जो कि जैसे हम समझ सकते हैं कि टेबल को मैनेज करना और लोड्स जो होती हैं उनको बैलेंस करना। फिर आता है रीजन सर्वर। रीजन सर्वर क्या होता है, ये एक्चुअल डेटा को स्टोर करता है और हैंडल करता है उनको, ठीक है। फिर आ जाता है जू कीपर। जू कीपर बेसिकली किस लिए, कोऑर्डिनेशन और सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन नोड्स के लिए यूज किया जाता है। और हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम जो होता है वो ओवरऑल स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। तो पता चल गया, सबसे पहले मास्टर, हडूप मास्टर, फिर रीजन सर्वर, फिर जू कीपर, और फिर HDFS। जैसे यहाँ पर तुम्हें एक डायग्राम भी एक्सप्लेन किया गया है कि जू कीपर जो होता है वो कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, और सिंक्रोनाइजेशन के अंदर तो हडूप मास्टर जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन सर्वर से कनेक्टेड होता है, उनको क्या करता है, असाइन करता है और प्रॉपर्ली उनको बैलेंस करता है। और ये जो होते हैं, जो रीजन सर्वर्स हैं, वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीजन सर्वर जो होते हैं वो हमारे हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम जो कि स्टोरेज के लिए यूज हुआ है उस पर रीड और राइट ऑपरेशन कंटिन्यूअसली मतलब परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन के लिए जू कीपर यूज किया जाता है। हडूप मास्टर जो होता है वो डिफरेंट रीजन सर्वर्स को कंट्रोल करता है, और रीजन सर्वर जो होते हैं वो रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किसमें, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, यानी कि रियल टाइम बेसिस पर रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हैं हमारे डेटा के ऊपर। अब हम लोग एच बेस डेटा मॉडल और सिस्टम ट्रेडऑफ्स के बारे में समझ लेते हैं। जो इसका डेटा स्ट्रक्चर दिया गया है, टेबल जो होता है वो कंटेन करता है, जैसे हमने पढ़ा था ना डॉक्यूमेंट कॉलम, डॉक्यूमेंट वाले जो डायग्राम हमने पढ़े थे। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो इसका डेटा मॉडल है वो क्या है, टेबल जो होता है वो कॉलम फैमिलीज को कंटेन करता है, कॉलम फैमिली जो होती हैं वो कॉलम्स को कंटेन करती हैं, और कॉलम्स जो होती हैं वो सेल को कंटेन करती हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है। तो और रो की क्या होता है, रो की यूनिक आइडेंटिफायर रोज के लिए यूज किया जाता है। कॉलम फैमिली क्या होता है, ग्रुप होता है रिलेटेड कॉलम्स का। रिलेटेड मतलब क्या होगा कि जो एज से रिलेटेड कॉलम्स होंगे उनको हम एक तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, उनको हम लोग कॉलम फैमिली बोल सकते हैं। और सेल जो होता है वो एक्चुअल डेटा को स्टोर करता है। इसके एडवांटेज की बात करें तो जब हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, एचबेस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने पढ़ा इसके बारे में कि फॉल्ट टॉलरेंट होता है, फास्टली डेटा को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन लिमिटेशन क्या है कि इसका जो ओवरऑल आर्किटेक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, मेमोरी का यूजेस ज़्यादा होता है, साथ के साथ ये स्मॉल डेटाबेस या फिर स्मॉल डेटा सेट्स के लिए उतना प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होता है। ये लास्ट टॉपिक है
एचबेस वर्सेज रिलेशनल डेटाबेस। देखो रिलेशनल डेटाबेस जो है ना, उसको ट्रेडिशनल डेटाबेस को हमने हर एक हडूप के कंपोनेंट से कंपेयर किया, चाहे वो हाइव हो, स्टोरेज, प्रोसेसिंग। इसके अंदर हमने जो ओवरऑल आर्किटेक्चर देखा था ना, अगर वो तुम्हें याद रह गया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग तुम हाइव, पीक या फिर तुम अपाचे, स्पार्क, इन सारी चीज़ों को किसको स्टोरेज के लिए यूज करते हैं, किसको प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं, ये सब तुम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाओगे। तो उस आर्किटेक्चर को प्रैक्टिस कर लेना। तो एचबेस वर्सेज रिलेशनल डेटाबेस की हम लोग बात करें तो एचबेस जो होता है ना, वो हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था कि ये बड़े डेटा के ऊपर काम करता है, जबकि रिलेशनल डेटाबेस जो होते हैं वो ट्रेडिशनल और स्मॉल डेटा के ऊपर काम करते हैं। इनके अंदर फिक्स्ड स्कीमा होता है, हमारे पास रूल्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर समझने वाली बात है, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो थैंक यू अलॉट। बाकी पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है फिर।